एरिया के हिसाब से यह अमर दुनिया से कम नहीं है, जो सच में बड़ा चढ़ाकर कहना है। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय का विकास सच में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने असल में पूरी मॉर्टल दुनिया को एक कर दिया। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के शासन में आ गई ऐसी शक्ति जिसकी तुलना 5 महान सुपर कबीले भी नहीं कर सकते। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह बेकार है, चाहे कितने भी अमर लोग आ जाएं। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय जो इतनी सारी दुनियाओं पर कब्जा करता है, बस एक बहुत बड़े गहरे जानवर जैसा है। चाहे कितने भी अमर लोग आ जाएं, उतने ही अमर लोग मर जाएंगे और कोई असर नहीं डाल पाएंगे। लू तियानज़े अपनी चेतना के सागर की गहराई में खोज करते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि उनके इस पुनर्जन्म ने ज़ुवानहुआंग अकेडमी की पूरी शिक्षा ली थी और पिछले 3 करोड़ सालों में ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के विकास के इतिहास को भी हासिल किया था। बुक इमोर्टल से मिली जानकारी को कंफर्म करने से उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड की साफ समझ हो गई। जब से ज़ुवानहुआंग संप्रदाय ने नश्वर दुनिया को एक किया, तब से इसका इलाका बढ़ता गया। शुरू में मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 3000 ग्रेट वर्ल्ड्स ही दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों ने शून्य में और गहराई तक खोजबीन जारी रखी और शून्य में बिखरे हुए ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स को ढूंढ निकाला। अब तक उन्होंने कम से कम 10 अरब से ज्यादा ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर कब्जा कर लिया है। जहां तक मिडिल 1000 वर्ल्ड्स और स्मॉल 1000 वर्ल्ड्स की संख्या का सवाल है, वे अनगिनत हैं। सच कहूं तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्टल वर्ल्ड में इतने सारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड होंगे। शुरू में उन्हें लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 3000 ग्रेट वर्ल्ड हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमर दुनिया के सभी अमर लोगों ने नश्वर दुनिया की विशालता को कम आंका। मर्त्य जगत में इतने सारे महान हजार जगत कैसे हो सकते हैं? क्या यह नहीं कहा जाता कि केवल 3000 महान दुनियाएं हैं? लू तियानज़े खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्योंकि यह बात उसकी आम जानकारी से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि 30 मिलियन साल बीत जाने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड का डेवलपमेंट सच में अकल्पनीय था, जैसे जबरदस्त बदलाव। अगर उसने मौत की दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लिया होता, तो उसे पता नहीं चलता कि मौत की दुनिया ऐसी हो गई है। ये सच में यकीन नहीं होता। ये तो 30 मिलियन साल से भी पहले की बात है। असल में मॉर्टल वर्ल्ड में हमेशा से ही बड़ी संख्या में ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स रहे हैं। सिर्फ 3000 ग्रेट वर्ल्ड्स के मशहूर होने का कारण यह है कि उन्हें पुरानी ताकतों ने बनाया था। समय समय पर इन महान दुनियाओं से कई आरोही अमर दुनिया में चले जाते थे। समय के साथ अमर दुनिया के प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि नश्वर दुनिया में केवल 3000 महान दुनियाएं हैं, लेकिन ये केवल एक गलतफहमी थी। असल में मॉर्टल वर्ल्ड में अनगिनत ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के साथ एक कभी न खत्म होने वाला खालीपन है। बदकिस्मती से ज्यादातर ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स को पूरी विरासत नहीं मिली है और वे अभी भी शुरुआती हालत में हैं। काफी रिसोर्स होने के बाद भी वे डेवलप नहीं कर सकते। इस वजह से अमर दुनिया के अमर लोग स्वाभाविक रूप से उन अनजान महान हजार दुनियाओं के बारे में नहीं जान सकते। द बुक इमोर्टल ने समझाया, असल में ज्ञान बहुत जरूरी है। भले ही वह 1000 की दुनिया हो, लेकिन ऊंचे लेवल की साधना का ज्ञान हासिल किए बिना, चाहे कितने भी करोड़ों अरबों या दसियों अरब साल बीत जाएं, उस दुनिया में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। यह आदिम समाज में ही रहेगा। शुरू से शुरू करके एक सिस्टमेटिक और पूरी खेती की जानकारी बनाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर दुनियाओं में स्वर्ग के बेटे का ऐसा कोई आदेश नहीं है। पहले के गहरे पीले लोक की तरह अगर दाओइस्ट चांगचुन साधना का ज्ञान लाने के लिए नहीं आते, तो गहरे पीले लोक में शायद साधना का दौर शुरू ही नहीं होता। ऐसा अनुमान है कि 10 लाख साल बाद भी गहरा पीला क्षेत्र बहुत कमजोर रहेगा, सिर्फ संघर्ष करता रहेगा। वे महान हजार दुनियाएं भी अलग नहीं हैं। अमर दुनिया से विरासत पाए बिना, साधना का ज्ञान पाए बिना, यह उन महान दुनियाओं के मूल विकास को भी बहुत धीमा कर देता है, मानो रुक गया हो। लेकिन एक बार जब ज़ुवानहुआंग संप्रदाय इन आदिम दुनियाओं में पहुंचा और साधना का ज्ञान लाया, तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इन ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स का तेजी से विकास हुआ। बहुत ही कम समय में वे शक्तिशाली ताकतों पर काबू पाते हुए खेती की सभ्यता के युग में आ गए। बेशक ये दुनियाएं ह्यूमन कबीले का इलाका भी बन गईं, और इन दुनियाओं में बड़ी संख्या में ह्यूमन कल्टीवेटर रहते और फलते फूलते थे। तो ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स असल में मौजूद थे। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय का रूप था जिसने इन महान हजार दुनियाओं की खुदाई की। लू तियानज़े ने सोचते हुए कहा, उन्होंने सोचा कि सच में इसकी बहुत संभावना है। आखिर पहले कोई नहीं जानता था कि मौत की दुनिया कितनी बड़ी है, बस कभी न खत्म होने वाले खालीपन के बारे में पता था, जो बहुत बड़ा और बेहिसाब है। लेकिन रिसोर्स की कमी के कारण
अमर दुनिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अमर दुनिया में अमर लोग भी खुद को नश्वर दुनिया को डेवलप करने में नहीं लगाएंगे। आखिरकार रेगिस्तान कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें रहा नहीं जा सकता, इसलिए इंसानों के लिए ऐसी जगहों का कोई मतलब नहीं है। अमर लोगों के लिए नश्वर दुनिया असल में एक ही है। हाँ, ये सही है। हमारे ज़ुआनहुआन सेक्ट ने क्रॉस रियलम ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। ये तुरंत अरबों किलोमीटर की छलांग लगा सकता है। अभी भी हमारे ज़ुआनहुआन सेक्ट ने पायनियर सेना बनाई है, जो लगातार खाली जगह में जाकर नई दुनिया की खोज कर रही है। अभी तक हमने खाली जगह का सिर्फ एक हिस्सा ही खोजा है। हमारे ज़ुआनहुआन संप्रदाय के उभरने से पहले हर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड अपनी ही दुनिया में फंसा हुआ था। यहाँ तक कि एक महायान साधक भी दो महान दुनियाओं के बीच की दूरी को पार नहीं कर सकता। इस वजह से दुनिया भर में लेन देन भी बिल्कुल नहीं हुआ। बुक इम्मोर्टल जारी है। ज़ुआनहुआन संप्रदाय के आने से नश्वर दुनिया इतनी जीवंत हो गई है। कई बड़ी दुनियाएं एक में मिल गईं और ड्रीम रियल्म की शक्ति से एक दूसरे से बातचीत करने लगी। भले ही वे बहुत दूर हैं, ड्रीम रियल्म में लॉगिन करने से वे आमने सामने चैट कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। लूथियानज़े सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बेशक यही मुख्य कारण है कि ज़ुआनहुआन संप्रदाय नश्वर दुनिया का शासक बन सका। स्पेस जंप की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके उन्होंने न सिर्फ क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे बनाया, बल्कि उन्होंने स्पेस में कूदने में सक्षम स्पेसशिप भी बनाए। इन जहाजों के साथ ज़ुआनहुआन संप्रदाय के अनुयायी अनगिनत दुनियाओं में शून्य की गहराई का पता लगाना जारी रख सकते हैं। लाखों सालों के बाद भी ज़ुआनहुआन संप्रदाय के कंट्रोल वाला इलाका लगातार बढ़ रहा है। ज़ुआनहुआन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा खोजी गई कोई भी दुनिया उनके नियंत्रण में आ जाएगी। समय के साथ खोजे गए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बेशक अरबों ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स को जीतना इतना आसान नहीं है। असल में ज्यादातर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स की खोज हमारे ज़ुआनहुआन सेक्ट के शिष्यों ने नहीं की थी। वे मूल रूप से मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स थे। हमारे ज़ुआनहुआन सेक्ट के बदलने के बाद ही वे इवॉल्व हुए और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में पहुंचे। तो इतने सालों के बाद हमने अरबों ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स जीत लिए हैं। बुक इम्मोर्टल के बारे में बताया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि कभी न खत्म होने वाले खालीपन में भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स की संख्या बहुत कम है। कुदरती तौर पर बनाए गए असली ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स बहुत कम हैं। ज्यादातर दुनियाएं असल में मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स और स्मॉल थाउजेंड वर्ल्ड्स हैं। हालांकि ज़ुआनहुआन संप्रदाय ने सदाबहार अमर लता की शक्ति में महारत हासिल कर ली है, जो अनगिनत लताओं को चीर सकती है। फिर वे एवरग्रीन इम्मोर्टल क्रीपर की इन शाखाओं को कई मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स में मिला देते हैं। इस तरह वे कई मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स के फ्यूशन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, एक के बाद एक हजार महान दुनियाएं जन्म लेती हैं। ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। क्या ये सोचना कि हजारों दुनियाएं आर्टिफिशियली बनाई जा सकती हैं? ज़ुआनहुआन संप्रदाय ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। लूथियानज़े पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि वह जानता था कि ज़ुआनहुआन संप्रदाय बहुत खास है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस लेवल का होगा। ये जानना जरूरी है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स नेचुरली बने हैं। आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स बनाना लगभग नामुमकिन है। अगर ऐसा किया भी जा सके, तो इसके लिए जरूरी रिसोर्स इतने ज्यादा होंगे कि सोचा भी नहीं जा सकता, जिससे ये पूरी तरह से फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन ज़ुआनहुआन संप्रदाय ने असल में मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स को ऊपर उठाने के तरीके में महारत हासिल कर ली है, जो हैरान करने वाली बात है। ये कम से कम लागत में सबसे ज्यादा फायदा पाने जैसा है। आखिरकार ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में मौजूद एरिया और रिसोर्स मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स की सोच से कहीं ज्यादा हैं। ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन साधकों और महायान साधकों के बीच के अंतर जैसा है। उनके बीच बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन ज़ुआनहुआन संप्रदाय के अनुयायी नई दुनिया की खोज में इतने उत्सुक क्यों हैं? ज़ुआनहुआन संप्रदाय के मौजूदा संसाधनों के साथ वे कई साधकों की खेती करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अच्छे माहौल को छोड़ना नहीं चाहेंगे। फिर भी इसके बावजूद ज़ुआनहुआन संप्रदाय के अनुयायी नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए अजीब तरह से उत्सुक लगते हैं। ऐसा क्यों है? लूथियानज़े ने उत्सुकता से पूछा। उसे इस बात का पूरा एहसास था। आखिरकार लगातार नई दुनिया बनाना असल में एक थैंकलेस और मेहनत वाला काम है। भले ही एक बिल्कुल नई दुनिया की खोज हो जाए,
लेकिन जरूरी नहीं कि उससे कोई खास फायदा हो। फिर भी जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी इस काम के लिए उत्सुक हैं। अपनी मर्जी से काफी समय लगाकर वे नई दुनिया की खोज जारी रखते हैं। कोशिश में कुछ ऐसा है जो उन्हें पता नहीं है। ये बहुत आसान है। जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों में नई दुनिया में जाने का इतना जोश इसलिए है क्योंकि वे अधिकारी बनना चाहते हैं। बुक इम्मोर्टल ने समझाया। जुवानहुआंग सेक्ट के दूसरे शिष्य ये सवाल सुनते तो वे जरूर लू तियानज़े की पहचान पर सवाल उठाते, लेकिन बुक इम्मोर्टल को ऐसी कोई हिचक नहीं थी। उसने एक स्मार्ट प्रोग्राम की तरह रिएक्ट किया, बस पूछे गए सवाल का जवाब दिया। ये सर्च इंजन इस्तेमाल करने जैसा ही है। सवाल चाहे जो भी हो, ये बिना किसी शक के उनके साथ एक जैसा बर्ताव करता है। कोई अधिकारी, ऐसा क्यों? क्या अधिकारी बनने से कोई फायदा है? ये सुनकर लू तियानज़े पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुवानहुआंग सेक्ट के चेले ऑफिसर बनने के लिए नई दुनिया की तलाश कर रहे हैं। आमतौर पर जो लोग साधना के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अधिकारी बनने में बहुत कम दिलचस्पी होती है, क्योंकि एक बार जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो आप प्रशासनिक कामों में उलझ जाते हैं, जिससे सही साधना के लिए बहुत कम समय बचता है। इससे तो किसी की साधना में रुकावट आएगी और वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। हालांकि ऐसा लगता था कि जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्य अधिकारी बनने को लेकर बहुत उत्साहित थे। ऑफिशियल बनने के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। एक बार जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो आप जुवानहुआंग संप्रदाय द्वारा परिष्कृत आधिकारिक मुहर प्राप्त कर सकते हैं। ये सील बहुत रहस्यमयी है। एक बार इसे ठीक कर लेने पर यह आपको तुरंत मौत की दुनिया का देवता बनने की इजाजत देती है। उस समय आपको न केवल एक शहर पर अधिकार मिलता है, बल्कि अच्छी किस्मत का साथ भी मिलता है। भले ही आपके पास लोअर ग्रेड स्पिरिट रूट हो, जब तक आप एक ऑफिशियल बन जाते हैं, आपकी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। अधिकारी का पद जितना ऊंचा होगा, खेती की गति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोअर ग्रेड स्पिरिट रूट वाला कोई साधक ग्रेड 1000 वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बन जाता है, तो उसकी साधना की स्पीड इमोर्टल स्पिरिट रूट के बराबर हो सकती है और वे 1000 साल के अंदर अमर हो सकते हैं। बुक इमोर्टल ने साफ साफ कहा और अधिकारी बनने के अलग अलग फायदे गिनाए। सबसे बड़ा फायदा जाहिर है खेती की स्पीड में तेजी आना है। क्या अधिकारी बनने से सच में किस्मत का साथ मिलता है और खेती की स्पीड बढ़ जाती है? जुवानहुआंग संप्रदाय के इतने सारे अनुयायी अधिकारी बनना चाहते हैं। लू तियानज़े खुद को रोक नहीं सका और उसने थोड़ा सा थूक निगल लिया। उसे अंदर से गहरा सदमा लगा। साफ है, ये जुवानहुआंग संप्रदाय का एक अनोखा साधना सिस्टम है। ये सांसारिक दुनिया के राजवंशों जैसा है। राजवंश के सिस्टम में कोई भी अधिकारी राजवंश की किस्मत का साथ पाता है। भले ही यह अधिकारी बहुत नाकाबिल हो, लेकिन खानदान की सुरक्षा में वे बहुत ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किस्मत की बड़ी सिंचाई से उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के अंदर खेती करना फायदेमंद है। अगर वह पुनर्जन्म लेने वाला अमर न होता, बल्कि मौत की दुनिया का एक आम इंसान होता, तो वह शायद एक अधिकारी बनने की पूरी कोशिश करता। लेकिन इसका नई दुनिया के विस्तार से क्या लेना देना है? लू तियानज़े ने पूछना जारी रखा। यह आसान है। मॉर्टल वर्ल्ड में इंसानी साधकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग कभी न खत्म होने वाली। लगभग हर इंसान साधक एक अधिकारी बनना चाहता है और संप्रदाय की किस्मत की सुरक्षा का आनंद लेना चाहता है। समस्या यह है कि हर दुनिया, हर इलाके में अधिकारियों की संख्या सीमित है और किस्मत भी। यह ऐसा है जैसे एक मूली एक गुठली में फिट हो जाती है। अगर यह पद भर गया तो दूसरे लोग इसे पाने की उम्मीद छोड़ देंगे, जब तक कि उस व्यक्ति की अचानक मौत न हो जाए या वह कोई बड़ी गलती न कर दे जिससे उसे निकाल दिया जाए या वह अमर दुनिया में न चला जाए। नहीं तो दूसरे किसानों का इस पद पर दावा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों ने अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का एक तरीका सोचा, यानी नई दुनिया का विस्तार करना। द बुक इमोर्टल ने समझाया। मैं समझता हूँ, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अधिकारियों की संख्या सीमित है। शुरू में पुरानी दुनिया में अधिकारियों के पदों पर लंबे समय तक उन लोगों का कब्जा रहता था जिनके कनेक्शन होते थे, जिससे आम लोगों के लिए इन पदों को पाना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो जाता था। किसी ऑफिशियल पोस्ट पर वैकेंसी का इंतजार करने में शायद इतना समय लग जाता है कि कोई बुढ़ापे में मर जाए और उसके पास इतना समय न हो। लेकिन अगर वे नई दुनिया खोलते हैं तो इससे तुरंत कई और ऑफिशियल पद बन जाएंगे। तब तक बहुत सारी वैकेंसी होंगी। लू तियानज़े को तुरंत बुक इमोर्टल की बातों का मतलब समझ आ गया और उसके चेहरे पर अचानक एहसास हुआ।
जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की उत्सुकता देखकर हैरान थे। लाखों साल बीत जाने के बाद भी ये जुवानहुआंग संप्रदाय के अनुयायी अभी भी लगातार नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक नई दुनिया की खोज करने से अनगिनत फायदे होते हैं। जैसा कि पता चला है, ये नई दुनिया न सिर्फ बहुत सारे रिसोर्स दिखाती है, बल्कि कई ऑफिशियल पोस्ट भी दिखाती है, जिन्हें जुवानहुआंग सेक्ट के अनगिनत चेले भरना चाहते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय में अधिकारी बन सके तो उन्हें बहुत ज्यादा दौलत की सुरक्षा मिल सकती है। इस प्रकार अमरता प्राप्त करने की भी बहुत संभावना हो सकती है। तो जाहिर है जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी बहुत उत्सुक हैं। क्या ये जुवानहुआंग संप्रदाय का अनोखा साधना सिस्टम है? क्या ऐसा हो सकता है कि जुवानहुआंग संप्रदाय भाग्य के मार्ग में श्रेष्ठ है? अगर ऐसा है तो ये समझाना मुश्किल नहीं है कि जुवानहुआंग संप्रदाय नश्वर दुनिया का मालिक क्यों बन गया है। मुझे लगता है कि जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत धन इकट्ठा करना उनकी साधना का मार्ग है। लू तियानज़े की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे लगा कि वो जुवानहुआंग संप्रदाय के कुछ रहस्यों को एक खास लेवल पर समझ गया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जुवानहुआंग संप्रदाय को एक के बाद एक दुनिया जीतने का खास शौक है। शायद ये सब मॉडल वर्ल्ड की दौलत इकट्ठा करने के लिए है। समस्या यह है कि चाहे वे कितनी भी दौलत इकट्ठा कर लें, वह फिर भी सिर्फ मॉडल वर्ल्ड की दौलत ही रहेगी। अमर दुनिया में पहुंचने के बाद इस नश्वर दुनिया की किस्मत का कोई असर नहीं होगा। यह ऐसा है जैसे नश्वर दुनिया से आया भाग्य का बच्चा अमर दुनिया में पहुंचकर आम लोगों में मिल जाता है। ऐसे साधकों को अमर लोक तियांताओं से भाग्य की सुरक्षा नहीं मिल सकती और स्वाभाविक रूप से उन्हें नश्वर लोक जैसी किस्मत नहीं मिलती। उन्हें लगा कि किस्मत का ऐसा तरीका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मौत की दुनिया में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी भी तरह से अमर दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकता। हालांकि चाहे कुछ भी हो, जुवानहुआंग संप्रदाय ने नश्वर दुनिया का कभी न खत्म होने वाला फॉर्चून इकट्ठा कर लिया है। इससे जुवानहुआंग संप्रदाय नश्वर दुनिया में पूरी तरह से हावी हो जाता है और अलग अलग दुनियाओं को एक कर देता है। ऐसे क्यूई फॉर्चून की सुरक्षा में लगभग कोई भी जुवानहुआंग संप्रदाय के शासन का विरोध नहीं कर सकता। भले ही इमोर्टल रेल्म से इमोर्टल लोग आकर जुवानहुआंग सेक्ट के राज को खत्म करने की कोशिश करें, यह असल में नामुमकिन है। कोई हैरानी नहीं कि जो अमर लोग नीचे आते हैं वे इतने बदकिस्मत होते हैं, असल में बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। क्यू फॉर्चून की सुरक्षा में इन अमर प्राणियों के पास छिपने के लिए कहीं जगह नहीं है। अगर कोई जुवानहुआंग संप्रदाय का विरोध करता है तो उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कभी न खत्म होने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से मेरा जुवानहुआंग संप्रदाय के खिलाफ काम करने का कोई इरादा नहीं है, नहीं तो मैं जल्द ही अलग अलग एक्सीडेंट की वजह से अचानक मर जाऊंगा। लू तियानज़े को बहुत राहत मिली। उन्हें याद आया कि यह मिशन सिर्फ जुवानहुआंग सेक्ट के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था, उसे खत्म करने की कोशिश नहीं। इसलिए वो क्यूई फॉर्चून के निशाने पर नहीं आएगा और इस तरह उसे कभी न खत्म होने वाली मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब उसके मन में ऐसे विचार आते तो अदृश्य रूप से मौजूद क्यूई फॉर्चून उसे निशाना बनाता। उस समय उसे नश्वर दुनिया में एक कदम भी चलना मुश्किल लग सकता है। बेशक ऑफिशियल वैकेंसी मिलने के अलावा जिस जोश के साथ जुवानहुआंग सेक्ट के कई शिष्य नई दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, वह भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाने से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। द बुक इमोर्टल ने आगे कहा, नई दुनिया एक्सप्लोर करने से भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। लू तियानज़े ने उत्सुकता से पूछा, बेशक यह जुवानहुआंग संप्रदाय का हमेशा रहने वाला काम है। अगर कोई नई दुनिया खोज सकता है या नई दुनिया जीत सकता है तो वह बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकता है। आखिरकार जुवानहुआंग सेक्ट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाना काफी मुश्किल है। जुवानहुआंग संप्रदाय का कोई भी शिष्य यह नहीं सोचेगा कि उनके पास बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें दुनिया की लगभग किसी भी चीज से बदल सकते हैं। अगर आप इसे इमोर्टल पिल या इमोर्टल आर्टिफैक्ट से बदलना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। द बुक इमोर्टल ने सीधे सीधे कहा, जुवानहुआंग सेक्ट के शिष्य के लिए सबसे बड़ा काम है, इसके इनाम बहुत ज्यादा हैं और हर कोई इसके लिए हाथ पैर मार रहा है। अगर सफल हुए तो इसका मतलब है रातों रात अमीर बनना। ठीक ऐसे ही इनामों की वजह से जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों में दुनिया की खोज के लिए बहुत जुनून होता है। सिर्फ 30 मिलियन सालों में वे पहले ही सैकड़ों अरबों ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स पर जीत हासिल कर चुके हैं।
30 मिलियन सालों में नश्वर दुनिया में ज़ुवानहुआंग संप्रदाय का विकास अनगिनत अरबों साल पहले से भी आगे निकल गया है। किस तरह की अमर गोलियां हैं? लू त्यानज़े ने आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के सेक्ट मास्टर ज़ुवानहुआंग ताओइस्ट और कई दूसरे साधक पहले ही अमर लोक में चले गए होंगे, नहीं तो अमर गोलियां बनाना नामुमकिन होगा। क्योंकि सिर्फ इमोर्टल रेल्म ही इमोर्टल एलिक्सिर को पाल सकता है। इमोर्टल एलिक्सिर के बिना कोई इमोर्टल पिल्स नहीं बना सकता, और ये इमोर्टल पिल्स जरूर इमोर्टल दायरे से भेजी गई होंगी। बेशक फिर भी उसे यह नहीं पता था कि ज़ुवानहुआंग संप्रदाय किस तरह से अमरलोक में घुसने में कामयाब रहा। उनकी अगली जांच का फोकस भी यही था। इमोर्टल पिल्स की मात्रा स्वाभाविक रूप से अनगिनत है। ज़ुवानहुआंग सेक्ट के शिष्यों के लिए सबसे अच्छी इमोर्टल पिल लाइफ क्रिएशन पिल होनी चाहिए, अमर पुस्तक ने कहा। हालांकि ज़ुवानहुआंग सेक्ट ने सच में बहुत सारी इमोर्टल पिल्स बनाई, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सिर्फ ट्रू इमोर्टल लेवल से ऊपर के इमोर्टल ही बदल सकते थे, क्योंकि उन्हें लेने से मॉर्टल लोग भी फट जाते और मर जाते। इंसानों के लिए इमोर्टल पिल्स लेना सिर्फ जबरदस्ती ग्रोथ करना है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसके उलट इससे कई नुकसान होते हैं, क्योंकि वे सप्लीमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जीवन बनाने वाली गोली, ऐसी अमर गोली का क्या काम है? लू त्यानज़े ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। इसका काम बहुत आसान है। ये किसानों की क्षमता को बढ़ा सकता है, उनकी काबिलियत को बढ़ा सकता है। इससे किसानों की खेती की स्पीड भी बढ़ सकती है। लोअर ग्रेड स्पिरिट रूट वाला साधक भी लाइफ क्रिएशन पिल लेने के बाद हजारों साल के अंदर ट्रू इमोर्टल बन सकता है। अगर यह कोई स्वर्गीय आत्मा की जड़ है, तो ये 300 साल में एक सच्चा अमर बन सकता है। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय अमर गोली है। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी लगातार कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करते हैं, जिनका मकसद लाइफ क्रिएशन पिल के बदले में उन्हें देना होता है। अमर पुस्तक ने कहा, क्या सच में इस दुनिया में ऐसी कोई अमर गोली मौजूद है? क्या इस अमर गोली की मात्रा बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? ये सुनकर लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना, क्योंकि यह बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। इसे लेना बेशक अमर हो जाएगा, सच में सोच से भी परे। हमें ये पता होना चाहिए कि अमर लोक में भी, जहाँ कई इंसान साधक मौजूद हैं, हर कोई अमर नहीं बन सकता। भले ही अमर होने की संभावना नश्वर साधकों की तुलना में ज्यादा होती है, फिर भी कई नश्वर लोग अमरता हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब एक अमर गोली मौजूद है जो किसी भी इंसान साधक को अमरता पाने में मदद कर सकती है। अगर ऐसी कोई अमर गोली आ गई, तो यह जरूर अनगिनत इंसान साधकों को पागल कर देगी। समस्या यह है कि उसने ऐसी विशेष अमर गोली के बारे में कभी नहीं सुना है। आमतौर पर हेवन कोड सबसे ताकतवर ताकत है जो अमर ह्यूमन क्लैन को कंट्रोल करती है, जिसके पास अनगिनत रिसोर्स होते हैं। असल में इंसानी कबीले के लिए कोई भी इमोर्टल पिल हेवन कोड बना सकता है। अगर लाइफ क्रिएशन पिल सच में मौजूद थी, तो वह इससे अनजान नहीं रह सकता था। लेकिन उसने इस तरह की अमर गोली के बारे में पहली बार सुना था। ज़ुवानहुआंग संप्रदाय की एक अनोखी और खास अमर गोली होनी चाहिए। निश्चिंत रहें, हालांकि लाइफ क्रिएशन पिल्स की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। जब तक आप काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लेते हैं, आप असल में उन्हें बदल पाएंगे। आपको लाइफ क्रिएशन पिल के बदले में इसे न ले पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों ने पहले भी इस अमर गोली को बदला है और फिर अमरता हासिल की है। द बुक इमोर्टल ने समझाया। अमरता मिल गई। क्या इसका मतलब है कि हमारे ज़ुवानहुआंग संप्रदाय के पास अमर दुनिया में घुसने का कोई रास्ता है? लू त्यानज़े ने भावशून्य होकर कहा। बुक इमोर्टल से ज़ुवानहुआंग सेक्ट के बारे में बहुत सारी टॉप सीक्रेट जानकारी हासिल कर सकता है। आपकी मंजूरी काफी नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कृपया अपना ऑथराइजेशन लेवल बढ़ाएं और फिर यह सवाल दोबारा पूछें। बुक इमोर्टल ने साफ साफ कहा। हालांकि यह बाइडू जैसा एक इंटेलिजेंट सर्च इंजन है, जो दुनिया के सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम है। ये हर सवाल का जवाब नहीं देता। कुछ सच में टॉप सीक्रेट जानकारी के लिए, अगर पूछने वाले किसान का ऑथराइजेशन काफी नहीं है, तो वे जानने के काबिल नहीं है। इस मामले से जुड़े लू त्यानज़े के सवालों का जवाब नहीं देगा। ऑथराइजेशन काफी नहीं है। ज़ुवानहुआंग सेक्ट में मेरा ऑथराइजेशन लेवल बढ़ता रहा, तो मुझे आखिरकार ऐसी टॉप सीक्रेट जानकारी पता चल जाएगी। लू त्यानज़े ने बहुत एक्साइटेड होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। सच कहूं तो उन्हें इंटेलिजेंस हासिल करने में आने वाली मुश्किल से डर नहीं था, बस उन्हें कोई तरीका न मिलने की चिंता थी। बेशक अगर उसका ऑथराइजेशन लेवल बढ़ जाता,
तो वह पता लगा सकता था कि जुवानहुआंग सेक्ट बुक इम्मोर्टल से इम्मोर्टल दुनिया में कैसे स्मगल करता है। तब वह काम आसानी से पूरा कर सकेगा। इसके बाद वह स्वर्ग में लौट सकता था और बहुत पुण्य कमा सकता था। अगर ऐसा है तो मुझे अपना ऑथराइजेशन लेवल कैसे बढ़ाना चाहिए? लू तियानज़े खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। अपना ऑथराइजेशन लेवल बढ़ाने के आसान तरीके हैं। कुल 3 तरीके हैं। पहला है अपनी खेती को बढ़ाना। ये जितना ज्यादा होगा आपका ऑथराइजेशन लेवल नेचुरली उतना ही ज्यादा होगा। आपकी अभी की साधना सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म पर है, इसलिए आपका ऑथराइजेशन बहुत कम है। दूसरा तरीका है अधिकारी बनना। अगर आप जुवानहुआंग संप्रदाय के सीनियर अधिकारी बन जाते हैं तो आपका अधिकार अपने आप काफी बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा गोपनीय जानकारी भी पता चल जाएगी। तीसरा तरीका है ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाना। आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ऑथराइजेशन अनलॉक होगा। द बुक इम्मोर्टल ने गंभीरता से बताया और साफ तौर पर ऑथराइजेशन बढ़ाने के 3 तरीके बताए। अच्छा ऐसा है। लू तियानज़े ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि असल में अपनी अथॉरिटी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका अपनी खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाना है, जो उसकी ताकत है। एक पुराने स्वर्गीय अमर के तौर पर अगर वह तैयार होता तो शायद कुछ 100 सालों में अमर हो सकता था। इसलिए उनकी खेती को बढ़ाना बस समय की बात है। बिना किसी रिसोर्स के भी उनकी खेती अपने आप आगे बढ़ेगी। आखिरकार उसके पास एक स्वर्गीय अमरताओ फल है। उसके लिए सबसे जरूरी काम जुवानहुआंग सेक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा करना है, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं है। भले ही इसमें हजारों या लाखों साल लगे, ये फायदेमंद है। जुवानहुआंग संप्रदाय से कितने सच्चे अमर निकले हैं? लू तियानज़े ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने सोचा कि नश्वर दुनिया के शासक के रूप में 100 अरब महान हजार दुनियाओं पर राज करने वाले जुवानहुआंग संप्रदाय के अनगिनत शिष्य थे। 30 मिलियन साल बाद इसने अनगिनत सच्चे अमर साधकों को तैयार किया होगा। फिर भी ऐसा लगता है कि अमर लोक के स्वर्गीय न्यायालय को जुवानहुआंग संप्रदाय के सच्चे अमर लोगों का कोई पता नहीं चला है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। और यह कैसे होता है, इस बारे में कोई भी पूरी तरह अनजान है। सही संख्या तो साफ नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 1 ट्रिलियन सच्चे अमर लोग सामने आए हैं। द बुक इम्मोर्टल ने समझाया। क्या? ये सुनकर लू तियानज़े पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। हालांकि वह जानता था कि जुवानहुआंग संप्रदाय ने जरूर कई सच्चे अमर लोगों को पाला है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस हद तक होगा, जो सच में बहुत खास बात थी। और इतने सारे सच्चे अमर लोगों के पैदा होने के बाद अमर दायरे की स्वर्गीय दरबार ने उन पर पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सच्चे अमर लोग आखिर कहाँ चले गए थे? जुवानहुआंग संप्रदाय स्वर्गीय अदालत की जांच से बचने के लिए कौन सा गुप्त तरीका अपनाता है? उन्हें लगा कि जुवानहुआंग संप्रदाय जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है, जिसके बड़े सपने हैं। नहीं तो इतने सारे अमर लोगों को अमर दुनिया में घुसने की इजाजत देने का कोई तरीका नहीं होता। सच कहूं तो वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर अमर मानव कबीले में खरबों असेंडर आ जाएं तो कितना डरावना होगा। अब तक असेंडर्स शायद अमर दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज में फैल चुके होंगे। सच में जुवानहुआंग संप्रदाय की जांच करना सही फैसला था। यह इंसानी संप्रदाय बहुत गहरा और समझ से परे है। इस संप्रदाय का संस्थापक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। शायद वे डालुओ गोल्डन इम्मोर्टल हैं, या फिर किसी इम्मोर्टल राजा का पुनर्जन्म है। नहीं तो कोई भी आम इंसानी पंथ आज के लेवल तक डेवलप नहीं हो सकता। लू तियानज़े की आंखों में जुवानहुआंग संप्रदाय के बारे में अलग अलग जानकारी को अच्छी तरह समझने का पक्का इरादा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बड़ी मछली फंसा ली है। अगर वह जुवानहुआंग संप्रदाय का बैकग्राउंड पता लगा सके तो उसे बहुत ज्यादा पुण्य मिल सकता है। इतनी बड़ी मेरिट के साथ भविष्य में हेवन कोर्ट से इनाम मिलना, यहाँ तक कि प्रोफाउंड इम्मोर्टल या गोल्डन इम्मोर्टल बनना भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ... पलक झपकते ही 1 सदी बीत गई। लू तियानज़े ने साधना जारी रखी। भले ही उनके पास भरोसा करने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं था, वे ज्यादातर खुद पर ही भरोसा करते थे। लेकिन आखिरकार उसके पास एक स्वर्गीय अमरताओ फल था। मदद के लिए कोई रिसोर्स न होने पर भी उनकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ 100 साल में वह एक नेसेंट सोल पीरियड कल्टीवेटर बन गया। उन्होंने जुवानहुआंग संप्रदाय के असेसमेंट में भी पास हो गए और जुवानहुआंग संप्रदाय के इनसेक्ट डिसाइपल बन गए। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने गहरे पीले क्षेत्र में जाने की योग्यता भी हासिल कर ली थी। 100 साल बिताने के बाद
मैं आखिरकार जुवानहुआंग संप्रदाय का इनसेक्ट डिसाइपल बनने में सफल रहा। लू तियानज़े थोड़ा मुस्कुराया, उसका दिल खुशी से भर गया। हालांकि उसे लगता था कि उसकी हेवनली इमोर्टल ताओ फ्रूट कल्टीवेशन के साथ एक मॉडल सेक्ट का इनसेक्ट डिसाइपल बनना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। आखिरकार जुवानहुआंग संप्रदाय सचमुच अथाह है, जिसके पास अनगिनत संसाधन है। अगर उसकी अजीब बातें पता चल गईं, तो उसे डर था कि उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बहुत से अमर लोग सिर्फ मरने के लिए ही दुनिया में आए हैं। उसे नहीं लगा कि अगर उसकी पहचान सामने आ गई तो उसका भला होगा। चाहे जो भी हो, अब वह आखिरकार सफल हो गया है। जुवानहुआंग संप्रदाय को उनमें कोई खासियत नहीं मिली और वे इनसेक्ट के शिष्य बन गए। उन्हें गहरे पीले क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला। जुवानहुआंग संप्रदाय के किसी भी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को साधना करने के लिए गहरे पीले क्षेत्र में जाना चाहिए। जुवानहुआंग संप्रदाय की मुख्य दुनिया है, जिसे सभी दुनियाओं का केंद्र माना जाता है। अनगिनत नश्वर दुनियाओं में गहरा पीला दायरा एक ट्रांसिट स्टेशन का काम करता है, जो अरबों दुनियाओं में ट्रांसमिट करता है। इस तरह गहरा पीला दायरा सभी दुनियाओं का सेंटर है, मौत की दुनिया का कोर है। अर्थ, इमोर्टल रेल्म और ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड जैसी पिछली दुनियाएं इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लू तियानज़े को बहुत इंतजार था। आखिरकार ड्रीम रियल्म में उसका सामना केवल गहरे पीले रियल्म के कुछ साधकों से ही हुआ था, लेकिन वह कभी भी असल में गहरे पीले दायरे में नहीं गया था। ऐसा लगता है कि गहरे पीले दायरे के बारे में सारी जानकारी बहुत रहस्यमयी है। वहां गया हर साधक सीक्रेट रहता है और दुनिया के बारे में कभी कोई डिटेल नहीं बताता। इसका नतीजा ये होता है कि अनगिनत साधकों को गहरे पीले क्षेत्र का बहुत रहस्यमय एहसास होता है। बाहरी लोग यह नहीं जान सकते कि सभी दुनियाओं का केंद्र कैसा दिखता है। जुवानहुआंग संप्रदाय का हेडक्वार्टर है। ह्यूमन कबीले की सभी बड़ी दुनियाओं के जीनियस लोग खेती करने के लिए गहरे पीले दायरे में जाएंगे। ये जगह दुनिया की सच्ची खेती की पवित्र भूमि है। अगर कोई यहाँ साधना करे तो उसे अमर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गहरा पीला क्षेत्र बस जीनियस लोगों के लिए एक पालना है। लू तियानज़े ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जुवानहुआंग संप्रदाय के सबसे गहरे राज जानना चाहता है तो इस आम बड़ी दुनिया में रहना काम नहीं करेगा। सिर्फ गहरे पीले दायरे में जाना ही उसका सही फैसला होगा। यहाँ रहना पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी। बूम टिल्ड। जल्द ही लू तियानज़े ड्रैगन क्वी रेल्म के मुख्य शहर में गया, जहाँ एक क्रॉसवर्ड टेलीपोर्टेशन एरे लगाया गया था। असल में सिर्फ मेन शहर में ही ऐसा क्रॉसवर्ड टेलीपोर्टेशन एरे हो सकता है। बदकिस्मती से ऐसे एरे को एक्टिवेट करने का खर्च सस्ता नहीं है और कई किसान इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। वूश, पलक झपकते ही टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो गया और लू तियानज़े अनगिनत लाइट ईयर्स पार करते हुए आखिरकार गहरे पीले दायरे में पहुंच गया। क्या ये गहरा पीला क्षेत्र है? क्या मजाक है? इतनी घनी अमर क्यूई कैसे हो सकती है? यह अमर दुनिया से मुश्किल से ही अलग है। लू तियानज़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और तुरंत गहरे पीले दायरे में हर जगह मौजूद घने अमर क्यूई को महसूस किया। बिना किसी शक के यहाँ अमर क्यूई का घनत्व पहले क्रम की अमर नस के बराबर है। अमर दुनिया के लिए सिर्फ पहले दर्जे की अमर नस कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मौत की दुनिया है, जहाँ 8वें स्टेज की स्पिरिट वेन ही लिमिट है। अगर यह फर्स्ट ऑर्डर इमोर्टल वेन है तो ये पक्का पवित्र भूमि में से एक पवित्र भूमि है। इसके अलावा ये गहरे पीले क्षेत्र में बस एक आम खेती की जगह है, असली खेती की पवित्र भूमि नहीं। अगर यह कल्टीवेशन होली लैंड है तो क्या ये दूसरे या तीसरे ऑर्डर के इमोर्टल वेन के बराबर नहीं होगा? एक पल के लिए उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि गहरा पीला क्षेत्र उसकी उम्मीदों से इतना बढ़कर होगा। ये दुनिया मौत की दुनिया जैसी नहीं लगती, बल्कि अमर दुनिया जैसी लगती है। कोई हैरानी नहीं कि यह सभी दुनियाओं का सेंटर है। यहाँ बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर हैं। लू तियानज़े ने चारों ओर देखा। वह जिस जगह पर था वह एक क्रॉसवर्ड टेलीपोर्टेशन एरे था, असल में एक बहुत बड़ा प्लाजा था। समय समय पर संरचनाओं की चमक चमकती थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान बाहर निकलते थे। लगभग हर पल सभी बड़ी नश्वर दुनियाओं से साधक गहरे पीले दायरे में आ रहे हैं। आसपास देखने पर कम से कम वे बॉडी इंटीग्रेशन रेल्म के थे, यहाँ तक कि महायान रेल्म के साधक भी थे। इसके अलावा इंसानी कबीले के अलावा यहाँ डेमन कबीला, सच्ची आत्मा के वंशज और दूसरे लोग भी थे, जैसे कि दुनिया के अनगिनत कबीले यहाँ इकट्ठा हुए हों। हर किसी के मन में गहरे पीले रंग के राज्य के लिए बहुत चाहत होती है। इससे गहरा पीला क्षेत्र बहुत ज्यादा खुशहाल और हलचल भरा हो गया और सभी दुनियाओं का सेंटर बन गया
और दुनिया से अनगिनत रिसोर्स इकट्ठा करने लगा। अमरता चाहने वाला कोई भी साधक गहरे पीले दायरे तक पहुंचना चाहता है और आगे बढ़ने के मौके ढूंढता है। बस इस नज़ारे से ही उन्हें एहसास हो गया कि जुवानहुआंग संप्रदाय सच में अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। ये पहले से ही मौत की दुनिया के स्वर्ग के दरबार के बराबर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमरलोक का स्वर्गीय दरबार जुवानहुआंग संप्रदाय से इतना सावधान है। जूनियर भाई लू, गहरे पीले क्षेत्र में आपका स्वागत है। तभी सफेद चोगा पहने एक युवा किसान वहां आया। वह शी युनहाई थे, जो जुवानहुआंग संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य और बॉडी इंटीग्रेशन रेल्म के साधक थे, जो महायान रेल्म से ज्यादा दूर नहीं थे। बड़े भाई श्रे, इस युवा साधक को आते देख लू त्यानजे ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। वह जानता था कि वह वही है जिसे जुवानहुआंग संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय ने उसे लेने के लिए भेजा था। दोनों पहले भी ड्रीम रेल्म में मिल चुके थे, इसलिए वे पूरी तरह से अजनबी नहीं थे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरा पक्ष एक यूनियन कल्टीवेटर है और जुवानहुआंग संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य भी है, जिसका एक ऊंचा दर्जा है। युनहाई का अपमान नहीं करेगा। चलो, हम पहले जुवानहुआंग संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय की ओर चलेंगे। शी युनहाई ने अपना बड़ा हाथ लहराया, तुरंत लू त्यानजे को पकड़ लिया और क्लाउड राइडिंग और मिस्ट वाइल्डिंग टेक्निक दिखाई। तुरंत ही दोनों बादलों और धुंध में ढक गए और रोशनी की एक किरण में बदल गए जो तेजी से दूर तक उड़ गई। भाई श्रे, ये दिव्य तकनीक किस तरह का कौशल है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लू त्यानजे ने आंखें सिकुड़ी। एक दिव्य प्राणी के पुनर्जन्म की तरह उसे तुरंत इस दिव्य तकनीक के रहस्य समझ में आ गए, जिसमें बेशक अंतरिक्ष के नियम शामिल थे और यह अमर तकनीक के लेवल तक पहुंच गई। नहीं तो यह इतना तेज नहीं होता, क्योंकि यह पहले ही दिव्य क्षमता के लेवल को पार कर चुका होता। हाँ, जैसा कि भाई लू से उम्मीद थी। क्या तुमने सच में मेरे हुनर का कमाल देखा? हालांकि ये सिर्फ एक दिव्य हुनर नहीं है, बल्कि हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय की एक अमर तकनीक है। इसे क्लाउड राइडिंग और मिस्ट वाइल्डिंग टेक्निक कहा जाता है। शी युनहाई थोड़ा मुस्कुराया, उसे गर्व महसूस हुआ। अचानक भाई लू को उसकी काबिलियत दिख गई। इससे वह तुरंत उत्साहित हो गया। अगर कोई अंधे को आंख मारे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अमर तकनीक, क्या ये सच नहीं है कि सिर्फ अमर ही अमर तकनीक में महारत हासिल कर सकता है? भाई शी ने अब सच में इसमें महारत हासिल कर ली है। ये सुनकर लू त्यानजे को बहुत हैरानी हुई। ये हैरानी नकली नहीं थी, क्योंकि अमर दुनिया में भी बॉडी इंटीग्रेशन दुनिया के दौरान अमर तकनीकों को थोड़ा सा भी समझना बहुत बड़ी प्रतिभा मानी जाती है। ये बहुत ज्यादा समझ को दिखाता है। ये हैरानी की बात है कि बॉडी इंटीग्रेशन रेल्म से ही नियमों को समझना शुरू कर दिया गया। अगर यह व्यक्ति अमरलोक में प्रकट होता तो उसे निश्चित रूप से किसी प्राचीन अमर द्वारा अपना सीधा शिष्य बना लिया जाता। ऐसी समझ यूं ही नहीं आ जाती। बस शुभकामनाएं। बस ऐसा हुआ कि मुझ में स्पेस लॉ के लिए कुछ टैलेंट है, इसलिए मैंने यह अमर टेक्निक सीखी। अगर भाई लू यूनियन कल्टीवेटर बन जाते हैं तो आप भी अमर टेक्निक चुनने के लिए बुक रेल में जा सकते हैं। आखिरकार बुक इमोर्टल हर कल्टीवेटर के टैलेंट का पता लगा सकती है और अपने आप अलग अलग सही इमोर्टल टेक्निक बता सकती है। इस अमर तकनीक के साथ मेरी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, इसीलिए मैंने इसे इतनी आसानी से मास्टर कर लिया। शी युनहाई ने गर्व से कहा, फिर भी वो बहुत विनम्र था। असल में कई सच्चे शिष्यों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बॉडी इंटीग्रेशन दायरे के दौरान अमर तकनीकों को समझते हैं। ज्यादातर सच्चे शिष्य महायान क्षेत्र के दौरान ही अमर तकनीक सीखना शुरू करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रतिभा बहुत अधिक मानी जाती है, अन्यथा वे सच्चे शिष्य नहीं बन पाते। क्या हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय के पास कई अमर तकनीकें हैं? उन्हें सच में आजादी से चुना जा सकता है? लू त्यानजे की आंखें चमक उठी। उसे इन शब्दों में जरूरी जानकारी महसूस हुई कि जुवानहुआंग सेक्ट बहुत सारी अमर तकनीकों में माहिर है, ये जानते हुए कि यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अमर दुनिया में भी अमर आर्ट स्टाइल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कौन सा आम अमर तकनीक पा सकता है? फिर भी जुवानहुआंग सेक्ट सिर्फ एक मौत वाला सेक्ट है। अगर वे इमोर्टल दायरे में घुस भी जाएं, तो उन्हें इतनी सारी इमोर्टल आर्ट स्टाइल्स कैसे मिलेंगी? ये बात उसके लिए सच में हैरान करने वाली है। हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय की नींव बहुत गहरी है और इसमें कुदरती तौर पर बहुत सारी अमर तकनीकें हैं। जहां तक मुझे पता है, अभी हमारे जुवानहुआंग सेक्ट ने कुल 270,000 अमर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। इसलिए आपको सीखने के लिए कोई सही अमर तकनीक न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भले ही आपका टैलेंट बहुत खास हो, बुक इमोर्टल आपके लिए एक सही इमोर्टल टेक्निक ढूंढ लेगा। शी युनहाई ने समझाया। क्या? ये सुनकर लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान रह गया। हालांकि वह जानता था कि जुआनहुआन सेक्ट ने कई अमर तकनीकों में महारत हासिल की है, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये 270,000 होगा, जो सच में बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये जानना चाहिए कि एक महान लुओ संप्रदाय भी हजारों अमर तकनीकों में महारत हासिल करता है। सिर्फ अमर राजा लेवल की शक्तियों में ही 100,000 से ज्यादा अमर तकनीकें हो सकती हैं। जुआनहुआन सेक्ट की मौजूदा नींव अमर राजा ताकतों के बराबर है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी जानकारी वाकई हैरान करने वाली है। अगर इसे सच में इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट में अपलोड कर दिया जाता तो पक्का हंगामा मच जाता। स्वर्गीय न्यायालय जुआनहुआन संप्रदाय के खतरे का फिर से मूल्यांकन करेगा। ये पक्का सिर्फ एक इंसानी पंथ नहीं है, इसकी तुलना पहले से ही उन पुराने पंथों से की जा सकती है। जुआनहुआन संप्रदाय के पास इतनी सारी अमर तकनीकें कैसे हैं? आखिर यह कैसे हुआ? लू त्यानज़े ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह जानना चाहता था कि जुआनहुआन संप्रदाय में इतनी सारी अमर तकनीकें आखिर कहां से आईं। आखिरकार जुआनहुआन संप्रदाय तो बस एक सांसारिक संप्रदाय है, तो उसे इतनी सारी अमर तकनीकें कैसे मिल गईं? पक्का नहीं, वे सब संप्रदाय के गुरु को मिले थे, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है ना? किसी भी मामले में इमोर्टल टेक्निक्स की बड़ी संख्या हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। शी युनहाई ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उन्हें साफ नहीं है कि यह मामला कैसे पूरा हुआ। भले ही वह सच में एक सच्चा शिष्य और एक बेमिसाल जीनियस था, लेकिन आखिर में वह सिर्फ एक यूनियन कल्टीवेटर था। जुआनहुआन संप्रदाय की इतनी टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी के बारे में कैसे पता चल सकता है? असल में जुआनहुआन संप्रदाय ने इतनी सारी अमर तकनीकें क्यों हासिल की, इसका कारण बेशक झोल सुई का योगदान था। डालुओ शक्ति को जीतने के लिए कई अवतार भेजे। एक बार जब इन डालुओ शक्तियों पर जीत हासिल हो गई, तो इन शक्तियों के अमर आर्टस्टेल्स स्वाभाविक रूप से जुआनहुआन संप्रदाय के हो गए। जुआनहुआन संप्रदाय द्वारा सीखी गई अमर तकनीकों की संख्या 270,000 तक पहुंच गई। इतनी ज्यादा इमोर्टल टेक्निक का मुकाबला जुआनहुआन सेक्ट की तुलना में पुराने इमोर्टल किंग पावर्स भी नहीं कर सकते। बेशक मात्रा तो मात्रा है और गुणवत्ता तो गुणवत्ता है। शक्तियों द्वारा सीखी गई उच्च क्रम की अमर तकनीकें अभी भी जुआनहुआन संप्रदाय की तुलना में अधिक हैं। जुआनहुआन संप्रदाय में अमर तकनीकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कम लेवल की अमर तकनीकें हैं। हालांकि मौजूदा जुआनहुआन संप्रदाय के लिए ये कम लेवल की अमर तकनीकें पूरी तरह से काफी हैं। ये लो लेवल इमोर्टल्स को हेवनली इमोर्टल, यहाँ तक कि प्रोफाउंड इमोर्टल रियल्म और गोल्डन इमोर्टल तक पूरी तरह से आगे बढ़ने दे सकता है। जहां तक हाई लेवल इमोर्टल टेक्निक्स की बात है, उन्हें बाद में खोजा जा सकता है। वरिष्ठ भाई श्रेय, आप सही हैं। लू त्यानज़े ने सिर हिलाया, ये भी देखकर कि दूसरी पार्टी झूठ नहीं बोल रही थी। आखिर इतनी जरूरी जानकारी एक यूनियन कल्टीवेटर के मुंह से नहीं मिल सकती थी, इसलिए वह ज्यादा निराश नहीं हुआ। जुआनहुआन संप्रदाय का इनर सेक्ट डिसाइपल बन चुका था और भविष्य में वह धीरे धीरे इस मामले में जवाब ढूंढ सकता था। अब वह जुआनहुआन संप्रदाय के बारे में और ज्यादा उत्सुक होता जा रहा था। सूश कुछ ही देर में शी युनहाई लू त्यानज़े को जुआनहुआन सेक्ट के मुख्य सेक्ट में वापस ले गया और अंदर प्रोहिबिशन एरे में कदम रखा। अचानक जुआनहुआन सेक्ट के मुख्य सेक्ट का रूप लू त्यानज़े की आंखों के सामने पूरी तरह से सामने आ गया। क्या? लू त्यानज़े की नजर में कोई बहुत ऊंचे अमर पहाड़ नहीं थे, बल्कि बादलों तक पहुंचता हुआ एक बहुत ऊंचा पेड़ था, जो दुनिया का सबसे पवित्र और शानदार पौधा था। सिर्फ अस्तित्व ही एक जन्मजात दिव्यता थी। इस दिव्य पेड़ से हरे रंग की रोशनी निकलती थी, जिसकी छाल पर घने पैटर्न थे, जैसे कि उसमें स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भरे हों और उसमें अनगिनत रहस्य छिपे हों। ऐसा लग रहा था कि ये दिव्य वृक्ष ही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतीक है। यहाँ तक कि उसने पहले जो डालुओ गोल्डन इमोर्टल देखा था, उसकी तुलना भी इस दिव्य वृक्ष से नहीं की जा सकती थी। वरिष्ठ भाई श्रेय, क्या यह क्या है? लू त्यानज़े ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और इस दिव्य वृक्ष को ध्यान से देखते हुए खुद को पूछ ही नहीं पाए। सच कहूं तो वह इस दिव्य वृक्ष का पूरा रूप नहीं देख सका, केवल उसके तने का कुछ भाग ही देख सका। उसे एक भी शाखा नहीं दिखी। इसका मतलब है कि ये दिव्य वृक्ष बहुत ही भव्य था, जो अपने तने से ही गहरे पीले क्षेत्र के आकाश को पार कर गया था। वह ये नहीं बता सका कि यह कहां तक फैला हुआ है। यह उसकी कल्पना से परे था। ओह, ये हमारे जुआनहुआन संप्रदाय का रक्षक दिव्य वृक्ष टोंगटिन है।
इसका साइज बहुत बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य पेड़ है और हमारे जुवानहुआन सेक्ट का गार्डियन देवता भी है। क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी ब्रांच पहले ही अमर दुनिया तक फैल चुकी है। कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि यह एक दिव्य वृक्ष है जो नश्वर लोक और अमर लोक को जोड़ता है। श्री युनहाई ने कुछ भी नहीं छिपाया, सीधे बात की, क्योंकि यह जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों के बीच आम बात थी। ये सुनकर लू त्यानज़े के दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने शुरू में सोचा था कि अमर दुनिया में स्मगलिंग करने के लिए जुवानहुआन संप्रदाय के तरीके को खोजने में बहुत समय लगेगा। किसने सोचा होगा कि जुवानहुआन सेक्ट में आने के ठीक बाद उसे जुवानहुआन सेक्ट के अमर दुनिया में स्मगलिंग करने के तरीके का पता चलेगा, जो बेशक इसी दिव्य पेड़ की वजह से मुमकिन हुआ था। क्योंकि ये दिव्य वृक्ष मौत और अमर दुनिया के बीच बातचीत कर सकता था, इसलिए इसने जुवानहुआन संप्रदाय के साधकों को अमर दायरे की रुकावट को तोड़ने, असेंशन प्लेटफॉर्म के बुलावे से बचने और चुपचाप अमर दुनिया में घुसने में मदद की। पिछले 30 मिलियन सालों में जुवानहुआन संप्रदाय ने इस दिव्य वृक्ष का इस्तेमाल करके नश्वर दुनिया से 1 अरब सच्चे अमर लोगों को अमर दुनिया में तस्करी करने में मदद की थी। वह बहुत ज्यादा खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा स्मगलिंग केस पकड़ लिया हो। अगर वह ये जानकारी स्वर्ग के दरबार में वापस ले जा सके तो उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कितना पुण्य मिलेगा। सीनियर ब्रदर शे, अगर ऐसा है तो बाहर के लोग इस दिव्य वृक्ष को क्यों नहीं देख सकते? लू त्यानज़े को काफी उलझन महसूस हुई। क्योंकि ये दिव्य वृक्ष बहुत बड़ा था, इसलिए यह पूरे गहरे पीले क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा शानदार दिव्य वृक्ष गहरे पीले क्षेत्र में प्रवेश करते ही निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान तुरंत आकर्षित करेगा। फिर भी जुवानहुआन संप्रदाय में आने के बाद ही उन्हें ऐसी शानदार मौजूदगी का पता चला जो सच में समझ से बाहर थी। ओह, ये दिव्य वृक्ष की स्वाभाविक अमर तकनीक है। ये किसी को भी इसे देखने दे सकता है या किसी को भी इसे देखने से रोक सकता है। अगर भगवान दिव्य वृक्ष नहीं चाहते कि दूसरे लोग इसे देखें, भले ही वे आपके ठीक सामने खड़े हों, तो आपको इसका कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी बाहरी साधक जो जुवानहुआन संप्रदाय में आता है, वह हमारे संप्रदाय के दिव्य वृक्ष को नहीं देख सकता। केवल जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों को ही इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त है। कभी कभी अगर भगवान दिव्य वृक्ष बुरे मूड में होते हैं तो वे अपना रूप भी छिपा सकते हैं और हम भी इसे नहीं देख पाते। इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं है। श्री युनहाई ने कहा, ये तो स्वाभाविक ही है। आखिरकार यह जुवानहुआन संप्रदाय का दिव्य वृक्ष है जो अनगिनत अकल्पनीय अमर तकनीकों में माहिर है, जो कि स्वाभाविक है। ऐसी एक चीज लू त्यानज़े की आंखों में थोड़ी समझ आ गई, क्योंकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इतना बड़ा दिव्य पेड़ गहरे पीले लोक में दिखाई दिया। फिर भी दुनिया में किसी ने इस पेड़ के बारे में बात नहीं की, जो कि अजीब बात थी। बेशक ये दिव्य वृक्ष आसानी से दूसरों की सोच पर असर डाल सकता है और उनकी समझ को बिगाड़ सकता है। इसी तरह यह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। शायद एक बार अमर दुनिया के कुछ अमर लोगों ने इस दिव्य वृक्ष की खोज की थी, लेकिन वे इस जानकारी को वापस भेजने में पूरी तरह असमर्थ थे। एक पल के लिए वह शांत हो गया। भले ही उसे जुवानहुआन संप्रदाय का रहस्य पता चल गया हो, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने लापरवाही से काम किया तो शायद उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अभी सावधान रहना बेहतर है। ऐसी जानकारी के लिए यहाँ मरना नामुमकिन है। उसकी जिंदगी इतनी मामूली नहीं है। सच कहूं तो वह भी आगे बढ़ना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि हम आगे कहाँ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लू त्यानज़े ने उत्सुकता से पूछा। वह श्री युनहाई को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि दूसरी पार्टी जो उसे दिव्य वृक्ष की अनोखी खबर बता रही है, वह शायद उतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। जाहिर है हम दिव्य वृक्ष की दुनिया की ओर जा रहे हैं। श्री युनहाई ने हल्की सी मुस्कान दी। सच कहूं तो आपकी टैलेंट को कई बड़ों ने पहचाना है, जो सोचते हैं कि आप साधना के लिए दिव्य वृक्ष की दुनिया में जाने के काबिल हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको वहां गाइड करने के लिए भेजा है। उनका इरादा कुछ भी छिपाने का नहीं था। उन्होंने इस बार का डेस्टिनेशन साफ साफ बता दिया। दिव्य वृक्ष की दुनिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वृक्ष के अंदर एक विशाल दुनिया हो? हमारे जुवानहुआन संप्रदाय के कई साधक वहां अभ्यास करते हैं, है ना? ये सुनकर लू त्यानज़े की आंखें चमक उठी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी आसानी से जुवानहुआन संप्रदाय के मुख्य इलाके के इतने करीब पहुंच जाएंगे। सच में उनका अपना टैलेंट पूरी तरह दिखाना पूरी तरह सही था। जुवानहुआन संप्रदाय के बड़े लोगों से उसे कोई अटेंशन नहीं मिल पाता।
जुवानहुआंग संप्रदाय के मुख्य इलाके में नहीं जा सकता था। कभी कभी बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी अपनी तेजी दिखाना भी जरूरी होता है, नहीं तो दूसरे लोग आपको सच में बुरा समझ सकते हैं। हाँ, तुम सच में चालाक हो, तुम्हें एनालॉजी से डिड्यूस करना आता है। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, दिव्य वृक्ष के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। जुवानहुआंग संप्रदाय के असली एलीट लोग इस अंदरूनी दुनिया में साधना कर रहे हैं। दिव्य वृक्ष की दुनिया के अंदर साधना करना असल में अमर दुनिया में साधना करने से अलग नहीं है। यहाँ तक कि अंदर इमोर्टल क्यूई का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, जो 7th ऑर्डर इमोर्टल वेन के लेवल तक पहुंच जाता है। शी युनहाई ने डिवाइन ट्री वर्ल्ड के अंदर की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। क्या लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान था, उसे लगा कि दूसरी पार्टी मजाक कर रही है। इंसानों की एक मामूली दुनिया में 7th ऑर्डर इमोर्टल वेन कैसे हो सकती है? आखिरकार इमोर्टल वर्ल्ड में भी उन इमोर्टल किंग फोर्सेस के हेडक्वार्टर के अलावा 7th ऑर्डर इमोर्टल वेन को और कहां पाला जा सकता था? कोई यह कह सकता है कि हर 7th ऑर्डर इमोर्टल वेन पर असल में इमोर्टल किंग की सेनाओं का कब्जा था और दूसरी सेनाओं के हाथ लगना नामुमकिन था। जुवानहुआंग संप्रदाय की शक्ति पहले से ही अमर राजा की सेनाओं का मुकाबला कर सकती है। अगर सच में ऐसा होता तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कही गई बात होती। एक छोटा सा इंसानी पंथ इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया, ये समझ से बाहर है। बूम टिल्ड। लेकिन शी युनहाई का लू त्यानज़े के साथ बातें बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने हाथ का इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वह दूर के दिव्य वृक्ष से बात कर रहा हो। तुरंत दिव्य वृक्ष से एक सफेद रोशनी निकली। युनहाई और लू त्यानज़े दोनों पर रोशनी उतरी, जो गाइडेंस की रोशनी से कम नहीं थी। अगले ही पल दोनों को दिव्य वृक्ष की दुनिया में ले जाया गया। बेशक वे मुख्य दुनिया में नहीं पहुंचे, बल्कि उसके अंदर की एक छोटी दुनिया में पहुंचे। आम साधकों के लिए मुख्य दुनिया में जाना अभी भी बहुत जल्दी थी। छोटी दुनियाएं इंसानों के रहने के माहौल के लिए ज्यादा सही थी। हम यहाँ हैं, ये दिव्य वृक्ष जगत है। बेशक यह मेन दुनिया नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद ट्रिलियन मिनी वर्ल्ड्स में से सिर्फ एक है। शी युनहाई ने लू त्यानज़े को समझाया। ट्रिलियन मिनी वर्ल्ड्स, इसका क्या मतलब है? लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा भाई क्या बात कर रहा है। इसका मतलब सचमुच है, दिव्य वृक्ष द्वारा पोषित प्रत्येक पत्ते में एक गुप्त लोक की दुनिया होती है। 3 मिलियन साल से ज्यादा समय तक दिव्य वृक्ष ने कई पत्तियों को पाला है। तो इन पत्तों के अंदर छोटी छोटी दुनियाएं हैं, जो बहुत बड़ी आबादी को बसा सकती हैं। ये मिनी वर्ल्ड शायद बड़े न हों, ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ल्ड्स के एरिया के बराबर हों। फिर भी उनमें बहुत ज्यादा अमर ची है। इन छोटी दुनियाओं में साधना करना अमर दुनिया में साधना करने जैसा है। इस तरह ये सच में हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय का स्वर्ग और पवित्र भूमि है, जहाँ कई सच्चे शिष्य और बुजुर्ग साधना करने आते हैं। असल में कई 100 से 1000 साल की मेहनत से साधना करने पर कोई भी अमर दुनिया में जा सकता है। शी युनहाई ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिव्य वृक्ष की दुनिया में साधना करता है तो उसकी क्षमता नश्वर दुनिया की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। दोनों एक ही लेवल पर नहीं है। दिव्य वृक्ष की दुनिया में रहना अमर दुनिया में साधना करने जैसा है, जिससे अनगिनत फायदे मिलते हैं। कोई हैरानी नहीं कि हमारा जुवानहुआंग संप्रदाय इतने कम समय में खरबों सच्चे अमर लोगों को तैयार करने में कामयाब रहा है। ऐसी गुफा स्वर्ग और धन्य भूमि के साथ स्वाभाविक रूप से अनगिनत अमर प्राणियों की खेती की जा सकती है। समस्या यह है कि इसके साथ ही बहुत सारे टैलेंट अमर दुनिया में चले गए हैं। मॉर्टल वर्ल्ड में हमारे जुवानहुआंग सेक्ट की हाई एंड कॉम्बैट पावर बहुत कम नहीं हो जाएगी। लू त्यानज़े को इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता थी। तेज खेती की स्पीड बेशक लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक ग्रुप के लिए यह जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। आखिर अगर ये टैलेंट बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और सभी इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो पीछे क्या बचेगा सिवाय बेकार बचे हुए टुकड़ों के? फिर वे जुवानहुआंग सेक्ट के दुश्मनों का सामना कैसे कर पाएंगे? हालांकि जुवानहुआंग संप्रदाय अब अपनी शक्ति के चरम पर है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? अगर अमर दुनिया के 5 सुपर कबीले मिलकर अनगिनत सच्चे अमर लोगों को भेज दे, तो यह जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी और वे शायद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय की नींव को सच में कमाक रहे हैं। अगर हमारे जुवानहुआंग सेक्ट के सभी महायान साधक अमर दुनिया में चले भी जाएं, तो भी हमारे सेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि जुवानहुआन संप्रदाय ने बहुत सारे ताओवादी सैनिकों को तैयार किया है। ये ताओवादी सैनिक सभी सच्चे अमर लेवल पर हैं, जिनकी संख्या अरबों में है। अगर अमर दुनिया सच में बहुत सारे सच्चे अमर लोगों को नीचे भेजती है, तो ये कठपुतली सैनिक ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होंगे। बेशक अगर हम कुछ सदियों में महायान दायरे में पहुंच भी जाते हैं, तो भी हम इतनी जल्दी अमर दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी नश्वर दुनिया में रहना हमारी साधना के लिए बेहतर होता है। इसीलिए आप कुछ महायान साधकों को हजारों सालों तक नश्वर दुनिया में रहते हुए देखेंगे और वे वहां से जाने को तैयार नहीं होंगे। शी युनहाई ने हंसते हुए कहा, उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जुवानहुआन संप्रदाय की नींव कितनी मजबूत थी। एक सुपर सेट के तौर पर जिसने 30 लाख से ज्यादा सालों से मॉर्टल वर्ल्ड पर अपना दबदबा बनाए रखा है, उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। साधना के लिए नश्वर दुनिया में रहना बेहतर क्यों है? क्या अमर दुनिया का खेती का माहौल बेहतर नहीं कहा जाता? लू त्यानज़े ने उत्सुकता से पूछा। यह आसान है। एक बार जब कोई अमर हो जाता है, तो साधना को बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना है। समस्या यह है कि अमर दुनिया के कानून बहुत स्थिर हैं, जिससे उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नश्वर दुनिया अलग है। कानूनों के नाजुक होने की वजह से उन्हें समझना काफी आसान है। इसलिए कई महायान साधक इतनी जल्दी अमर दुनिया में जाने के बजाय नश्वर दुनिया में ज्यादा समय तक रहना पसंद करेंगे। शी युनहाई ने समझाया। अच्छा ऐसा है। लू त्यानज़े भी सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें भी यह बात समझ में आ गई थी। अमर दुनिया की तुलना में नश्वर दुनिया स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने के लिए बेशक ज्यादा आसान है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ पुराने अमर लोग अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए मौत की दुनिया में दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। शायद वे कानूनों के और रहस्यों को समझने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड के अनोखे माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर वे सच में अमर दुनिया में चले जाते हैं, तो कानून समझने के लिए माहौल उतना अच्छा नहीं होगा। भले ही इसमें हजारों साल लग जाएं, जब तक वे कानूनों की अपनी समझ बढ़ाते हैं, तब तक सब कुछ इसके लायक है। जुवानहुआन संप्रदाय के महायान साधकों के विचारों और कामों को पूरी तरह समझते थे। ये बेशक लंबे समय के लक्ष्यों के लिए एक प्लान है, लेकिन हमारे जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य असल में अमर दुनिया की यात्रा कैसे करते हैं? लू त्यानज़े ने शांति से पूछा। वह जानना चाहता था कि जुवानहुआन संप्रदाय के महायान साधक आखिर अमर दुनिया की यात्रा कैसे करते हैं। स्वाभाविक रूप से दिव्य वृक्ष की शक्ति का उपयोग करके। क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया? दिव्य वृक्ष एक जादुई पौधा है जो नश्वर दुनिया और अमर दुनिया को जोड़ता है। दिव्य वृक्ष की शक्ति का इस्तेमाल करके हम आसानी से अमर दायरे की रुकावट को तोड़ सकते हैं। हमें अमर दुनिया में अलग अलग जगहों पर स्मगलिंग करने और फिर वहां के रहने वाले बनने की इजाजत देना। शी युनहाई ने समझाया। उन्हें लगा कि चूंकि लू त्यानज़े दिव्य वृक्ष दुनिया का हिस्सा बन गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। इसलिए उनका ऐसी आम जानकारी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार लू त्यानज़े को आखिरकार इस मामले के बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए उसे अभी ही इसे समझ लेना चाहिए। ये सचमुच दिव्य वृक्ष की शक्ति है। ये सुनकर लू त्यानज़े ने अपने दिल में गहरे बैठे शक को पक्का किया और तुरंत राहत की सांस ली। कोई यह कह सकता है कि उसने अब हेवन कोर्ट द्वारा दिए गए काम का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। जब तक वह मिली जानकारी को आगे बढ़ा पाता, मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाता। फिर उसे स्वर्ग की अदालत से बहुत सारे इनाम मिलेंगे। बदकिस्मती से वह अभी कोई मैसेज वापस नहीं भेज सकता था और बस मौके का इंतजार कर सकता था। क्या हम सच में दिव्य वृक्ष की शक्ति का इस्तेमाल करके अमर दुनिया में किसी भी जगह पर स्मगलिंग कर सकते हैं? लू त्यानज़े ने उत्सुकता से पूछा। अभी के लिए हम किसी भी जगह स्मगलिंग नहीं कर सकते। अभी हम जिन जगहों तक पहुंच सकते हैं, वे ज्यादातर ह्यूमन टेरिटरी में हैं। लेकिन जैसे जैसे दिव्य वृक्ष बढ़ता जाता है, दिव्य वृक्ष के दायरे का दायरा भी बढ़ता जाता है। अब दिव्य वृक्ष का क्षेत्र मानव कुल के 3 अरब बड़े राज्यों को कवर कर सकता है। कम से कम ह्यूमन टेरिटरी का 1/4 हिस्सा कवर करेगा। अगर यह बढ़ता रहा, तो इसे पूरे ह्यूमन टेरिटरी को कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शी युनहाई थोड़ा मुस्कुराया। क्या? लू त्यानज़े काफी हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुवानहुआन संप्रदाय का असर इस हद तक पहुंच गया है कि वह 3 अरब इंसानी कबीलों के महाद्वीपों को कवर कर सकता है। ये सच में एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। ये जानना जरूरी है कि अमर मानव कुल के पास अभी सिर्फ 12 अरब 960 मिलियन महाद्वीप हैं।
इससे ये भी पता चलता है कि ज़ुवानहुआन संप्रदाय का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि ज़ुवानहुआन संप्रदाय ने 3 अरब मानव कुलों के महाद्वीपों में फैले खरबों सच्चे अमर लोगों को पाला पोसा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमरलोक के स्वर्गीय दरबार को कभी भी ज़ुवानहुआन संप्रदाय का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि 3 अरब महाद्वीपों में फैले 1 ट्रिलियन ट्रू इमॉर्टल्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन हर इंसानी कबीले के महाद्वीप में सिर्फ 10,000 से ज्यादा ट्रू इमॉर्टल्स ही रह सकते हैं, और यह काफी होगा। फिर भी इंसानी कुलों के महाद्वीपों की विशालता बहुत बड़ी और असीमित है। 10,000 सच्चे अमर लोगों को जगह देना कुछ भी नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट के मौजूदा कंट्रोल को देखते हुए उनके लिए इन असेंडर्स को न ढूंढ पाना नॉर्मल है। ज़ुवानहुआन सेक्ट के ट्रू इमॉर्टल्स को इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद किस तरह के काम करने होंगे? लू त्यानज़े ने पूछा। उन्हें हमेशा शक था कि ज़ुवानहुआन संप्रदाय का कोई ऐसा मकसद है जिसे बताया नहीं जा सकता। इतने सारे ट्रू इमॉर्टल्स को बनाने की इतनी बड़ी कोशिश के बाद ये सिर्फ इंसानी कबीले की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता। ज़ुवानहुआन ताओइस्ट का प्लान बहुत बड़ा होगा। कोई खास काम नहीं है, हमें बस अमर दुनिया में घुलना मिलना है। ज़ुवानहुआन संप्रदाय का अंतिम लक्ष्य सरल है। इसका मतलब है पूरे इंसानी कुल पर राज करना और हमारे ज़ुवानहुआन संप्रदाय को नया स्वर्गीय दरबार बनाना। शी युनहाई ने सीधे सीधे कहा। आखिरकार यह ज़ुवानहुआन संप्रदाय के अनुयायियों के बीच जानी मानी बात है। लगभग हर कोई इस दिशा में प्रयास कर रहा है। यह लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान रह गया। अपनी सारी कल्पना के बावजूद उसे यह एहसास नहीं हो सका कि ज़ुवानहुआन संप्रदाय की महत्वाकांक्षा इस हद तक थी कि वह नया स्वर्गीय दरबार बनना चाहता था और अमर दुनिया के इंसानी कबीले पर हावी होना चाहता था। यह मॉर्टल वर्ल्ड का एक ग्रुप है, फिर भी इसका एम्बिशन इतना डरावना है कि यह नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। अगर यह सच में सफल हो जाता है तो क्या ये असेंडर्स अमर दुनिया के लोकल अमर लोगों के सिर पर सवार होकर जुल्म नहीं कर रहे होंगे? अमर दुनिया में इंसानी कबीले का रहने वाला होने के नाते वह ऐसा नतीजा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था। ज़ुवानहुआन संप्रदाय पूरी तरह से पागल है, जो एक नया स्वर्गीय न्यायालय स्थापित करना चाहता है। क्या बात है, क्या तुम डर गए हो? असल में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ज़ुवानहुआन सेक्ट का प्लान बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा है। कई अमर क्षेत्र की सेनाओं को पहले से ही हमारे ज़ुवानहुआन संप्रदाय ने गुप्त रूप से कंट्रोल कर लिया है। हमारे ज़ुवानहुआन संप्रदाय के अमर दुनिया में आने में बस कुछ ही समय लगेगा। अगर हमारा ज़ुवानहुआन संप्रदाय और अमर राजा पैदा करता है तो स्वर्ग के दरबार पर कंट्रोल करना पत्थर की लकीर जैसा पक्का है। शी युनहाई ने गर्व से कहा। जैसा कि कहा जाता है, बड़े पेड़ की छाया का आनंद लेना अच्छा होता है। अगर ज़ुवानहुआन संप्रदाय और मजबूत होता है तो उनके शिष्यों का जीवन बेहतर होगा। एक बार जब ज़ुवानहुआन संप्रदाय अमर दुनिया में टॉप पर पहुंच जाएगा तो उनमें से हर कोई शासक का साथ देने वाला मंत्री होगा जो अमर दुनिया में इलाके का मजिस्ट्रेट बनने के काबिल होगा। तब वे न केवल नश्वर दुनिया पर हावी होंगे बल्कि अमर दुनिया पर भी हावी होंगे। नहीं, मैं बस खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ज़ुवानहुआन संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा और अमर दुनिया में भी उसका इतना प्रभाव होगा। लू त्यानज़े बेचैन था, वह जो जानकारी मिली थी उसे वापस भेजना चाहता था, लेकिन शी युनहाई की निगरानी में वह सिर्फ खुद को शांत रख सका और सहता रहा। एक और दिन बीत गया। आखिरकार वह कुछ समय के लिए डिवाइन ट्री वर्ल्ड में बस गए और शांति से खेती करने के लिए उनका अपना गुफा वाला घर बन गया। बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे अपना मौका मिल ही गया। ज़ुवानहुआन संप्रदाय के बारे में जानकारी वापस भेजूंगा। लू त्यानज़े ने गहरी सांस ली। युनहाई की निगरानी से बचने के लिए सही मौके का इंतजार किया था। बूम टिल्ड, लेकिन उस पल, इससे पहले कि लू त्यानज़े कुछ कर पाता, एक अदृश्य आत्मा की लहर उस पर उतरी। ड्रीम सोल गु की एक शक्ति जिसने तुरंत उसकी आत्मा की कई यादों को बदल दिया। त्यानज़े की पिछली जिंदगी की ज्यादातर हेवनली इमोर्टल यादें पूरी तरह से मिट गईं, सिर्फ कुछ कल्टीवेशन की यादें बची। फिर आत्मा की पर्सनैलिटी इस जिंदगी में वापस आ गई। वैसे मैं लू त्यानज़े हूँ, ज़ुवानहुआन संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य। मैं अमर लोक के स्वर्गीय दरबार से कोई अमर नहीं हूँ। मैं तो नश्वर दुनिया में जन्मा एक साधारण साधक हूँ। बस मेरी किस्मत खराब थी, मुझे एक हेवनली इमोर्टल का कब्जा मिला। खुशकिस्मती से ड्रीम रेल की सुरक्षा से मैं हेवनली इमोर्टल के कब्जे को रोकने और अपना शरीर वापस पाने में कामयाब रहा। ये सच में डरावना था। ड्रीम रेल की सुरक्षा के बिना
मैं सच में हेवनली इमोर्टल के कब्जे में आ सकता था। वे तो इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट के लिए जासूस बनने और हमारे जुवानहुआन सेक्ट के प्लान को खराब करने का भी इरादा रखते थे। बहुत ही घटिया। इस समय लू त्यानज़े ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह हेवनली इमोर्टल के कब्जे में आने से बाल बाल बच गया था, लगभग खुद को खोने वाला था। सच कहूं तो उसे लगा कि हेवनली इमोर्टल पूरी तरह से पागल हो गया है। हेवनली कोर्ट के कुछ मामूली फायदों के लिए जुवानहुआन सेक्ट को धोखा देने की कोशिश करना, क्या ये बेवकूफी नहीं है? जुवानहुआन संप्रदाय में बने रहने से बेशक ज्यादा फायदे मिलेंगे। हेवनली कोर्ट के लिए कुत्ता क्यों बने और कुछ मामूली फायदे क्यों पाएं? और उस हेवनली इमोर्टल को भी मौत की दुनिया में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हेवनली इमोर्टल को काबू में करने के लिए उसे मजबूर किया गया। इससे पता चलता है कि इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट के तरीके कितने डरावने और बेरहम हैं। खुशकिस्मती से मुझे ड्रीम रेल्म की सुरक्षा मिली, जिससे मुझे हेवनली इमोर्टल के कब्जे को रोकने में मदद मिली। नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। लॉर्ड बुक इमोर्टल ने जो कहा उसके अनुसार अमर लोगों को ऐसी चीजें कभी कभी मौत की दुनिया में भी मिल जाती हैं। सालों से इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट जुवानहुआन सेक्ट की गहराई में जाने की कोशिश में इमोर्टल लोगों को नीचे भेज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ड्रीम रेल्म के संरक्षण में उन सभी अमर लोगों के तरीके विफल हो गए हैं। वे न सिर्फ कब्जा करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों को उनकी साधना की यादें भी हासिल करने दी। कुछ लोगों ने तो इन अमर प्राणियों के ताओ फल भी प्राप्त कर लिए। तो वे अमर लोक के अमर लोग कुत्तों को फेंके गए पकौड़ों की तरह थे, हमेशा के लिए चले गए। इसके बजाय उन्होंने हमारे जुवानहुआन संप्रदाय को कई प्रतिभाशाली शिष्य बनाने की अनुमति दी है। लू त्यानज़े ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने पाया कि उनकी स्थिति के बारे में जुवानहुआन संप्रदाय के उच्च वर्ग को बहुत पहले से पता था, इसलिए ऐसी चीजें हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि संप्रदाय उसे जासूस समझ लेगा। ये सोचकर उसे तुरंत आराम महसूस हुआ। क्या बात है? पूरी दुनिया अचानक क्यों हिल रही है? इस समय लू त्यानज़े को लगा कि उसका दिल तेजी से हिल रहा है। उसे लगा कि पूरी दुनिया कांपने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस टाइम के नियम भी कांपने लगे हों। आसपास की असीम अमरची ने एक बहुत बड़ा ज्वार बनाया, जो पूरे दिव्य वृक्ष जगत में फैल गया। यह अजीब बात सिर्फ उस छोटी सी दुनिया तक ही सीमित नहीं थी जिसमें वह था। दूसरी छोटी दुनियाओं ने, यहाँ तक कि मुख्य दुनिया ने भी वही झटके महसूस किए। देखते ही देखते ड्रीम रेल में इससे जुड़ी बहुत सारी चर्चाएं होने लगी और ये तेजी से ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर आ गई। ... इसके साथ ही दिव्य वृक्ष की दुनिया जुवानहुआन पैलेस में जी बिंगयू, मू जियाई, जिया जिंगयान, लेंग यूएक्सी और दूसरे लोग यहाँ रहते थे और अक्सर इसी जगह पर खेती करते थे। 30 मिलियन साल की मुश्किल साधना के बाद उनकी साधना का लेवल बहुत तेजी से आगे बढ़ा और वे परफेक्ट प्रोफाउंड इमोर्टल की स्टेज तक पहुंच गए। बेशक गोल्डन इमोर्टल रेल्म तक अभी भी काफी दूरी थी, लेकिन फिर भी दूसरे गहरे अमर प्राणियों की तुलना में उनकी तरक्की की रफ्तार सच में हैरान करने वाली मानी गई। लेकिन ये सब झोउ सुई के साथ सीखने की वजह से हुआ, जिससे उन्हें कानून की समझ के बहुत सारे हिस्से मिल गए। तो भले ही उनका इंट्यूशन उतना ज्यादा नहीं था, झोउ सुई की मदद से वे तेजी से आगे बढ़े। अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि पति की खेती सफल होने वाली है? जेड इमोर्टल चाइल्ड ने तुरंत खुशी से कहा। वह जानती थी कि उसके पति बहुत समय से अकेले साधना कर रहे हैं। पहले तो वह सोच रही थी कि वह कब बाहर आएंगे, और अब यह देखकर लगता है कि उनके पति की साधना सफल हो गई है। नहीं तो इतनी बड़ी गड़बड़ी अचानक नहीं होती। पति पहले ही डेड रूल को समझने में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। कोई कह सकता है कि उसने असल में इमोर्टल किंग की रुकावट को तोड़ दिया है। इतने लंबे समय तक जमा करने के बाद अमर राजा बनना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हेवनली साउंड ताओइस्ट ने गंभीरता से कहा। एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल होने के नाते वह अपने पति की कल्टीवेशन प्रोग्रेस के बारे में नेचुरली बहुत क्लियर थी। उसका पति न सिर्फ लाइफ लॉ को समझता है बल्कि उसे डेड रूल की भी कुछ समझ है। तो अमर राजा बनना बस समय की बात है। असल में अगर उसके पति की नींव बहुत गहरी न होती और उसे डेड रूल के रहस्यों को समझने के लिए और ज्यादा समझ की जरूरत न होती, तो वह बहुत पहले ही अमर राजा बन गया होता। हालांकि अब आगे बढ़ना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। आखिरकार एक मजबूत नींव के साथ अमर राजा बनने पर शक्ति में बढ़ोतरी और भी डरावनी होगी।
एक बार अमर राजा बन जाने के बाद निश्चित रूप से कोई साधारण राजा नहीं। नहीं, क्या पति इतनी जल्दी बात बिगाड़ रहा है? लगता है सिस्टर जियो भी ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच गई हैं, फिर भी अभी तक इमोर्टल किंग तक नहीं पहुंच पाई हैं। बाई सुजी को काफी उलझन महसूस हुई। उसे लगा कि उसके पति की ब्रेक थ्रू स्पीड सच में बहुत तेज थी। एक महान लुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए भी अरबों साल या सैकड़ों अरबों साल तक इस दुनिया में फंसे रहना काफी नॉर्मल है। सिर्फ 30 मिलियन साल में ये कामयाबी हासिल करना सच में अविश्वसनीय है। अगर यह बात जोर से कही भी जाए तो भी बहुत कम लोग इस पर यकीन करेंगे। लेकिन तथ्य तो तथ्य है, विश्वास न करना भी एक तथ्य है। मेरी काबिलियत खराब नहीं है, लेकिन मेरे पति की तुलना में यह क्या है? ये बातें सुनकर फैंग जियू ने बेबस होकर कहा, हालांकि मैं पहले ही ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच चुका हूं, फिर भी कई डेड रोल्स के रहस्यों को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पति अलग हैं, ऐसा लगता है कि हाई रैंक लॉस को समझना खाने पीने जितना आसान है। सच में लोगों के बीच तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। वह भी असहाय थी। शुरू में उसने सोचा कि उसे अपने पति से पहले अमर राजा बनने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से उसने अमर राजा दायरे की मुश्किल को कम आंका। भले ही अब उसके पास बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स है और उसे अपने पति से मदद मिली है, जिससे डेड रोल्स की उसकी समझ बढ़ी है, फिर भी उसे इमोर्टल किंग बनने का पूरा भरोसा नहीं है। उसे अभी भी कुछ समय के लिए सेटल होना है और वह फिलहाल इमोर्टल किंग तक नहीं पहुंच सकती। आखिरकार मौका एक ही बार आता है। अगर वह फेल हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि उसकी जिंदगी और रास्ता खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। साधना एक यात्रा की तरह है और स्पीड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं वह पूरी तरह से काफी है। किसी भी समय जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक अपने पति की तरह बहुत तेज रफ्तार से फिनिश लाइन तक पहुंचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के अपने प्लान और स्टेप्स होते हैं जिन्हें एक जैसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये सच है, मेरे पति एक मॉन्स्टर हैं और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पति सच में अमर राजा बन जाते हैं तो हमारा जुवानहुआन संप्रदाय मजबूत हो सकता है। भले ही अमर राजा फिर से जीवित हो जाएं, हम डरेंगे नहीं। हुआ सिक्विंग और दूसरों ने अपनी गुलाबी मुठ्ठियां भींच ली, बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। ... एक खास गुफा वाली हवेली में। ये ठीक वही जगह थी जहां झो सुई एकांत और साधना में थे। इस समय वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उसका पूरा शरीर एक ब्लैक होल में बदल गया, जो उसके चारों ओर मौजूद कभी न खत्म होने वाली अमरची को निगल रहा था। क्योंकि जियानमू और बढ़ गया था और उसने बहुत सारी इमोर्टल वेन्स को अपनी ओर खींचा था, इसलिए जियानमू की इमोर्टल वेन्स 7वें स्टेज तक पहुंच गई, जिससे इमोर्टल क्यूई बहुत ज्यादा अमीर हो गई। यह एक अमर राजा की साधना की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। 30 मिलियन साल की कड़ी साधना के बाद झो सुई ने डेड रोल्स की अपनी समझ को और गहरा कर लिया था और उसके अंदर की दुनिया लगभग ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल के चरम तक बढ़ गई थी। उन्हें यह भी लगा कि अब अमर राजा के दायरे में जाने का समय आ गया है। ये सोचकर झो सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने शरीर से एक अमर औषधि मंजूसा का निकाल ली। इस अमर दवा में जीवन नियम और मृत नियम शामिल थे, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाते हुए प्रतीत होते थे। पहले उसने दूसरे किनारे के फूल के बीज लिए और फिर उन्हें नर्क में लगाया। लाखों सालों की ग्रोथ के बाद इसने बड़ी संख्या में दूसरे शोर फ्लावर्स को भी पाला। अगर इमोर्टल मेडिसिन का इतना लेवल निकाल दिया जाए तो यह इमोर्टल राजाओं को भी पागल कर देगा। ये सोचकर झो सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस अमर दवा को निगल लिया और उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट टिल्ड। अगले ही सेकंड एक बहुत ज्यादा दवा वाली शक्ति बाढ़ की तरह उसके शरीर के हर कोने में भर गई और उसके शरीर का हर सेल लालच से उसे खा रहा था और सोख रहा था, जिससे उसके अंदर की अमर शक्ति बहुत बढ़ गई। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस अमर दवा में जीवन का नियम और मृत नियम शामिल थे। डेड रोल के टुकड़े तुरंत उसके फ्रूट ऑफ द ग्रेट लुओ में मिल गए। उनके शरीर पर ग्रेट लुओ का फल भी डेड रोल के पैटर्न के साथ मिल गया। इस समय डेड रोल के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ी। 47%, 48%, 49%, 50%, 51%। तुरंत ही डेड रोल के बारे में उनकी समझ 50% से ज्यादा हो गई। फिर झो सुई को अचानक पता चला कि उसकी अंदरूनी गुफा की दुनिया, उसका फ्रूट ऑफ द ग्रेट लुओ, बहुत बड़े बदलावों से गुजर रही थी।
डेड रोल की शक्ति तुरंत ही अंदर की दुनिया में समा गई। यह झो सुई की आंखों में रोशनी की एक झलक दिखी। शुरू में उसकी गुफा के अंदर की दुनिया में लाइफ लॉ शामिल था, जिसमें बहुत ज्यादा जीवन शक्ति थी और अनगिनत जीवों का पालन पोषण होता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बहुत ज्यादा भी उतना ही बुरा है जितना बहुत कम। अगर मौत न हो और सिर्फ जीवन हो, तो अंदर की दुनिया ज्यादा से ज्यादा जीवों को पालेगी। उस समय तक भले ही अंदर की दुनिया अमीर थी, लेकिन वह जीवों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के दबाव को नहीं झेल पा रही थी। देर सवेर रिसोर्स की कमी के कारण गुफा की दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी और एक भयानक तबाही में बदल जाएगी। इसलिए डेड रोल के आने से सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। असल में ये दुनिया के लिए एक जरूरी ऑपरेटिंग कानून है। मौत गायब होना नहीं है, बल्कि सिर्फ वापस आना है। पूरी दुनिया के लिए अनगिनत जीवों की मौत से उनका सार एक बार फिर दुनिया में वापस आ जाएगा। इस तरह जीवन और मृत्यु का चक्र दुनिया के विकास की रक्षा करेगा। ये दुनिया की जरूरत पर बहुत ज्यादा लोगों के बोझ की वजह से खत्म नहीं होगा। बूम टिल्ड एक पल में डेड रोल के धागे अंदर की दुनिया में समा गए। इस समय अंदर की दुनिया के सभी जीवों ने अपनी उम्र की एक लिमिट महसूस की। हर जीव का अपना नियत समय होता है। एक बार वह समय आ जाए तो उन्हें मरना होगा और अपने मूल स्वरूप में लौटना होगा। तुरंत झो सुई को अपनी गुफा की दुनिया में महसूस हुआ कि हरे भरे पौधे जो अनगिनत सालों से उगे थे, मुरझाने लगे थे और कई जीव बूढ़े होने लगे थे। उनके शरीर धरती में मिल गए और अंदर की दुनिया की गहराई में मिल गए। शुरू में उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की थी, अब वे सब दुनिया में वापस लौट रहे हैं। इससे अंदर की दुनिया ज्यादा ठोस और मजबूत लगने लगी। कम से कम दुनिया की डेंसिटी कई गुना बढ़ गई। इस समय अंदर की दुनिया लाइफ लॉ और डेड रोल को दिखा रही थी। जीवन और मृत्यु के सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। जीवन की एनर्जी और मौत की एनर्जी में एक रिलेटिव बैलेंस बना रहता है। तो यह अमर राजा का राज्य है। एक पल में झो सुई को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ, जैसे उसकी गुफा स्वर्ग की दुनिया का हर नियम गूंज रहा हो, कानूनों के मेल से गूंज रहा हो। इससे एक बहुत बड़ा लॉ ट्री बना और कानून के पेड़ से निकलने वाली हर शाखा और जड़ में एक पूरा नियम था। ये गुफा स्वर्ग दुनिया की बुनियादी संरचना भी बन गए। बुनियादी ढांचा जितना मजबूत होगा, गुफा स्वर्ग दुनिया का सार उतना ही शक्तिशाली होगा। अमर राजा दायरे बिना किसी शक के इस समय झो सुई ने आसानी से दालुओ गोल्डन इमोर्टल की रुकावट को तोड़ दिया और इमोर्टल किंग दायरे में आगे बढ़ गया। जिस पल उसने डेड रोल को इंटीग्रेट किया, उसके ताओ फ्रूट और केव हेवन वर्ल्ड में एक चमत्कारी बदलाव आया। यह एक क्वालिटेटिव छलांग है। यह अमर राजा दाव फल है। झो सुई की आंखों में एक डरावनी रोशनी चमक रही थी, मानो कभी न खत्म होने वाली खाली जगहों को चीरती हुई। उसे लगा कि उसकी दिव्य इंद्रिय और हृदय की आंखों की शक्ति दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना बढ़ गई है। वह खाली जगह में अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह इस ब्रह्मांड में नियमों का ढांचा देख रहा है, जहाँ हर कोने में बड़ी और डरावनी नियम लाइनें फैली हुई थी। यह एक सटीक मशीन की तरह है जिसका हर पार्ट जरूरी है। उनका महान लुओ फल आसानी से अमर राजा दाओ फल बन गया। ताओ फल पर डेड रोल की घनी लाइनें दिखाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के कई पैटर्न आपस में जुड़कर नियमों का एक डरावना जाल बना रहे थे। ऐसा लगता था कि यह शक्ति जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करती है, सभी चीजों पर अधिकार रखती है। तो यह एक अमर राजा की शक्ति है, प्रभुत्व की शक्ति है। सभी चीजों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना जीवन और मृत्यु का कैसा नियम है। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि उसकी शक्ति पहले की तुलना में सैकड़ों गुना बढ़ गई है। दालुओ गोल्डन इमोर्टल से बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अलग डायमेंशन। अगर कोई दालुओ गोल्डन इमोर्टल दुनिया की ताकत को कंट्रोल करता है, तो वह ग्रेट लुओ हेवनली रेल्म को मैनिपुलेट करने में काबिल है और खालीपन को तोड़ सकता है। फिर अमर राजा राज करने की ताकत रखता है, और एक बार जब अमर राजा का डोमेन रिलीज हो जाता है, तो वह इस खाली जगह की स्पेस टाइम पर और सभी चीजों के जीवन और मौत पर, सब पर राज कर सकता है। इसलिए इस लोक में अमर को अमर राजा कहा जाता है। कोई भी अमर राजा की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। सिर्फ एक विचार से अमर राजा समय के बहाव को रोक सकता है और सभी चीजों का अंत कर सकता है। ऐसा जीव दालुओ गोल्डन इमोर्टल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है। अगर कोई अमर राजा खुद काम करे, तो अमर शरीर वाला दालुओ गोल्डन अमर भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डेड रोल की शक्ति अमर राजा को अनगिनत प्राणियों को खत्म करने की अनुमति देती है। अमर राजा के राज के घेरे में
कोई भी राजा के राज को चुनौती नहीं दे सकता। झो उसुई ने अपना डोमेन रिलीज किया और आसानी से पूरे डिवाइन ट्री वर्ल्ड को घेर लिया, और कोई भी अमर इस डोमेन की शक्ति का पता नहीं लगा सका, क्योंकि यह एक हायर डायमेंशनल पावर है। ठीक वैसे ही जैसे 2D दुनिया में रहने वाले लोग 3D दुनिया में रहने वाले लोगों को नहीं देख सकते। इमोर्टल किंग के नीचे के इमोर्टल आमतौर पर इमोर्टल किंग डोमेन के निशान नहीं ढूंढ पाते। ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। झो उसुई एक अमर राजा के खतरनाक स्वभाव को समझता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसा कोई इंसान डोमेन बना सकता है और इलाकों का शासक बन सकता है, और इंसानी कबीलों के महाद्वीपों में करोड़ों लोगों पर हुकूमत कर सकता है। ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट असल में अमर राजाओं की काउंसिल के तौर पर काम करता है, क्योंकि अमर राजाओं की शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है। एक अमर राजा एक न्यूक्लियर हथियार की तरह है, जो अनगिनत जीवों के जीवन और मृत्यु पर हावी रहता है। स्पेस टाइम के 1 अरब किलोमीटर के दायरे में जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। कोई भी प्राणी इस शक्ति का सामना नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु के अधिकार की यह शक्ति अमर राजा का शासन है। गुफा स्वर्ग की दुनिया बदल रही है। झो उसुई का दिल धड़क उठा जैसे ही डेड रोल केव हेवन वर्ल्ड में मिला। ये ग्रेट लुओ हेवनली रेलम से इमोर्टल किंग केव हेवन में बदल गया। अमर राजा गुफा स्वर्ग में जीवन नियम और मृत नियम आपस में जुड़े हुए हैं। कई जीव मर गए, उनकी उम्र खत्म हो गई और वे केव हेवन वर्ल्ड के सार का हिस्सा बन गए। इससे केव हेवन वर्ल्ड की ग्रोथ बहुत तेज हो गई। उसने धुंधले तौर पर गुफा स्वर्ग की दुनिया में अनगिनत पौधों को मुरझाते, सड़ते और मिट्टी का हिस्सा बनते देखा। फिर भी इस समय और भी पौधे पनप रहे थे और मजबूती से उग रहे थे। डेड रोल के आने से ग्रह और दुनिया मुरझाए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा जिंदादिल हो गए। इसके उलट नए जन्मे जीव ज्यादा मजबूत थे और उनमें और भी ज्यादा जान थी। मृत्यु अंत नहीं है, कभी कभी यह पुनर्जन्म भी होता है। इस समय झो उसुई को लगा कि डेड रोल और लाइफ लॉ के बारे में उसकी समझ एक और लेवल पर पहुंच गई है। किसी एक व्यक्ति के जीवन के लिए मृत्यु एक अंत, एक समाप्ति हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पूरी जाति के लिए ये बस एक नई शुरुआत है। कभी कभी मौत और जिंदगी एकदम उल्टी नहीं होती। जीवन के इस चक्र से पूरी दुनिया को बहुत फायदा होता है। मौत का होना जिंदगी की सीमा, इसके बजाय जीवों को लगातार विकसित होने, लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ एक रेस लगातार विकसित होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। इससे दुनिया का विकास भी होगा और ओरिजिन पावर भी बढ़ेगी। इस समय झो उसुई ज्ञान की स्थिति में लग रहा था। डेड रोल के अनगिनत रहस्य उसकी चेतना के सागर की गहराई में बाढ़ की तरह भर गए। इससे डेड रोल के बारे में उनकी समझ में बहुत बड़ा सुधार हुआ। 55%, 56%, 57%, 58%। कुछ दिनों बाद ये ज्ञान आखिरकार पूरा हो गया और डेड रोल के बारे में उनकी समझ 65% तक बढ़ गई, जो बेशक एक बहुत बड़ी बढ़त थी। ऐसे ज्ञान के बिना कौन जानता है कि 65% लेवल तक पहुंचने के लिए कितना समय, कितनी अमर गोलियां और कितने अमर अमृत की जरूरत होगी। गुफा स्वर्ग का क्षेत्र बढ़ गया है। इस समय झो उसुई को अपने गुफा स्वर्ग की मौजूदा हालत का एहसास हुआ। बेशक ज्ञान प्राप्ति के दौरान उनके शरीर में बदलाव बंद नहीं हुए। अमर क्यूई सभी दिशाओं से उमड़ता रहा। ये 7वें ऑर्डर की अमर शिरा के अमर क्यूई से संबंधित है, जो अमर क्यूई का एक विशाल सागर बनाता है, जो लगभग गाढ़ा होकर पदार्थ बन गया है। जियानमू की अंदरूनी दुनिया में साधना नहीं कर रहा होता तो दूसरे अमर लोगों को बहुत पहले ही इसका पता चल गया होता। इस समय उसके शरीर के अंदर गुफा स्वर्ग का क्षेत्र पागलों की तरह फैल रहा था, लगातार फैल रहा था। पिछले सैकड़ों लाइट ईयर से यह अचानक 10,000 लाइट ईयर के डायमीटर तक फैल गया। बेशक अमर राजा गुफा स्वर्ग का इलाका बहुत बड़ा था। 10,000 लाइट ईयर से भी ज्यादा डायमीटर वाला एक गुफा स्वर्ग, कौन जानता है कि इसमें कितना न खत्म होने वाला मटेरियल और ओरिजिन एनर्जी है। थोड़ी सी हरकत से ऐसा केव हेवन इस खाली जगह को कुचल सकता है, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा है। झो उसुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि अपने अंदर की अमर शक्ति को हल्का सा घुमाकर वो तुरंत बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल सकता है, जो स्पेस टाइम को आसानी से चीर सकती है। अब उसके शरीर में ओरिजिन एनर्जी 10,000 लाइट ईयर्स तक फैली एक गैलेक्सी के बराबर थी। कोई भी सोच सकता है कि उसके पास जो ताकत थी वह कितनी डरावनी थी। औसत अमर राजा उसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसका अस्तित्व ही अचल महान प्रकृति है। इतने बड़े गुफा स्वर्ग को कभी न खराब होने वाले सामान से भरने में कौन जाने कितना समय लगेगा।
झो सुई हैरान था। उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं हुई कि अमर राजाओं की साधना की रफ्तार इतनी धीमी थी। आखिरकार अमर राजाओं को रोजाना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यह एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल की कल्पना से परे है। इमोर्टल किंग्स जितनी ओरिजिन एनर्जी आसानी से निकाल लेते हैं, वह एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए कुछ समय तक पचाने के लिए काफी होती है। इसके अलावा वह कोई साधारण अमर राजा नहीं था। गुफा के अंदर स्वर्ग का डायमीटर 10,000 लाइट ईयर तक पहुंच गया है और भविष्य में यह और भी बढ़ सकता है। नतीजतन उसे खाने के लिए जितनी ओरिजिन एनर्जी की जरूरत थी, वह उसी लेवल के इमोर्टल किंग से हजारों गुना ज्यादा थी। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को तेज करना चाहता हूँ, तो भले ही मैं पूरे इमोर्टल ह्यूमन क्लैन के रिसोर्स खत्म कर दूं, मुझे शायद ज्यादा हाई लेवल रिसोर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं खेती की क्षमता बढ़ाना चाहता हूँ और ज्यादा रिसोर्स ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे इटर्नल नाइट लैंड जाना पड़ सकता है। झो सुई ने अपने अगले कदम के बारे में सोचा, जो था इटर्नल नाइट लैंड को एक्सप्लोर करना और बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स इकट्ठा करना। आखिर कौन जानता है कि इटर्नल नाइट लैंड में कितनी पुरानी सभ्यताएं दफन हैं और कितनी पुरानी सभ्यताओं के अवशेष पीछे छूट गए हैं, और इन पुरानी सभ्यता के अवशेषों में मौजूद रिसोर्स आम कबीलों की सोच से भी परे हैं। आखिरकार उन सभ्यता के अवशेषों के अंदर जमा हुए संसाधन एक कॉस्मिक युग के बराबर हो सकते हैं, जो आज के युग से कहीं ज्यादा है। ऐसी एक सभ्यता का अवशेष मिलना ही झो सुई के लिए बहुत पैसा कमाने के लिए काफी है। इन पुरानी सभ्यता के अवशेषों के बिना भी इटर्नल नाइट लैंड का एरिया खुद 5 सुपर क्लैन के इलाके से सैकड़ों गुना बड़ा है, इसलिए इसमें खेती के लिए जो रिसोर्स हैं, वे 5 सुपर क्लैन की सोच से भी परे हैं। अगर इटर्नल नाइट लैंड से सच में खेती के लिए जरूरी सामान काफी मात्रा में इकट्ठा किया जा सके, तो उससे मिलने वाले फायदे उसे लार टपकाने पर मजबूर कर देंगे। कीमिया की सभ्यता जैसा कोई और अवशेष मिलना एक बड़ी कामयाबी होगी। झो सुई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह इस बात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इटर्नल नाइट लैंड में पहले ही कीमिया की सभ्यता का अवशेष मिलने और उसकी विरासत मिलने के बाद इसके फायदे तो बस हैरान करने वाले थे। 3 मिलियन साल बाद किंग क्वालिटी इमोर्टल आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन के आने के साथ जुआनहुआनसेक ने बहुत सारी इमोर्टल पिल्स बनाई। इस बीच कई अनोखी और कीमती अमर गोलियां बनाई गईं। जुआनहुआन संप्रदाय के शिष्यों की साधना बहुत बढ़ गई। इन अमर गोलियों के दिखने से उन्हें खुद भी फायदा हुआ, जिससे उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। इससे मेडिटेशन का बहुत सारा समय बचता है। ये प्रीहिस्टोरिक सभ्यता के अवशेष पाने का फायदा है। उसी समय दिव्य वृक्ष की दुनिया में जुआनहुआन पैलेस, झो सुई के अमर राजा के दायरे में जाने और उसकी साधना के स्थिर होने के साथ पूरी दिव्य वृक्ष दुनिया के आसपास की घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। अमर क्यूई की अनगिनत किस्में शांति में लौट आईं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। फिर भी एक अनदेखा दबाव चारों ओर छाया हुआ था, जैसे कोई महान राजा नीचे सब कुछ देख रहा हो। एक डरावना दबाव महसूस हुआ, मानो इस एरिया की ग्रेविटी कई गुना बढ़ गई हो। बाई सुजी, हुआ सिक्विंग, शियुक्सी और दाओइस्ट फेंगिक्सी को कुछ महसूस हुआ। उनके चेहरों पर खुशी चमक रही थी, उनके दिल उत्साह से भर गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे के विचार समझ रहे हों। हमारे पति सच में अमर राजा बनने में सफल हुए। यह आभा बिना किसी शक के वह शक्ति है जिसे केवल एक अमर राजा ही नियंत्रित कर सकता है। बाई सुजी ने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींच लीं। उसे लंबे समय से अपने पति के साथ एक रहस्यमयी कनेक्शन महसूस होता था। अगर उसके साथ सच में कुछ गलत होता तो उसे तुरंत पता चल जाता, लेकिन अब उसे लगा कि उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया है। इसका मतलब था कि उसका पति अमर राजा के दायरे में चला गया होगा। नहीं तो उन्हें कुछ हद तक ट्रॉमा जरूर होता। ये दाव साथियों के बीच का सहज कनेक्शन है। मुझे पता था कि वह 100% सफल होगा। एक अमर राजा के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी बात थी। शियुक्सी हल्की सी मुस्कुराई। उसे हमेशा अपने पति पर अटूट भरोसा था और वह मानती थी कि दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती। भले ही अमर राजा अनगिनत अमर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट और खाई है, फिर भी उसका आदमी इसे आसानी से पार कर सकता था। छी, अभी कुछ देर पहले कौन था जो चिंता में सो नहीं पाया था? हुआ सिकी ने चिढ़कर अपनी बहन को देखा, ये देखते हुए कि यह छोटी लड़की सिर्फ बातें करती रहती है। ये सुनकर शियुक्सी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया। क्या आप सभी को उस आदमी पर पूरा भरोसा नहीं है? हम जिस अमर राजा दायरे की बात कर रहे हैं वह यही है। एक बार जब आप अमर राजा बन जाते हैं
तो आपके पास अमर दुनिया का बड़ा अधिकार होता है। कबीले चाहे जो भी हो, यह एक सबसे बड़ी हस्ती है, ऐसी चीज नहीं जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। फिर भी वह बस सफल हुआ, सच में अविश्वसनीय। वू ल्यूली को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगा कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने में उसकी जिंदगी की प्रतिभा पहले ही खत्म हो चुकी है, और जहां तक इमोर्टल किंग बनने की बात है तो यह उसकी सबसे बड़ी सोच से भी परे था। ये जानना जरूरी है कि ट्रू स्पिरिट अलायंस में ट्रू स्पिरिट्स के कई वंशज हैं, जिनमें बेमिसाल जीनियस लोगों की कमी नहीं है। फिर भी कितने लोग असल में अमर राजा बन पाए हैं। डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचना भी दुर्लभ है, इमोर्टल किंग बनना तो दूर की बात है। अमर राजा बनने के लिए टैलेंट, फाउंडेशन और मौका, ये सभी जरूरी है। सच कहूं तो कौन सा डालुओ गोल्डन इमोर्टल किंग बनने की कोशिश करने से पहले सैकड़ों अरबों साल तक सावधानी से तैयारी नहीं करता, लेकिन उसका अपना आदमी बहुत कम तैयारी के साथ। यह एक आम वापसी की तरह ही था, जहां एक ब्रेक थ्रू आसानी से मिल गया, जिससे वह हैरान रह गई। उसे मानना पड़ा, उसका पति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि उसका अमर राजा बनना पक्का है। किसी भी आम डालुओ गोल्डन इमोर्टल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। सच में ऐसा लगता है कि वह मुझसे पहले ही अमर राजा बन गया है। इस आदमी में किस तरह का टैलेंट है। फैंग जियू को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जबकि उसने झोंग सुई के अनगिनत चमत्कार देखे थे, उसके आसानी से अमर राजा बनने से वह चुप हो गई। यह एहसास एक अमीर आदमी के शॉपिंग करते समय अचानक कई विला खरीदने जैसा था। ये सफलता खाने या पीने जितना ही आसान लग रहा था। खुद न देखा गया होता तो ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करता। बूम टिल्ड। उसी समय एक आकृति अचानक प्रकट हुई, जो गुफा के अंदर से आराम से बाहर निकल रही थी। कुछ ही पल में वह इकट्ठा हुई महिलाओं के सामने था। ये व्यक्ति साफ तौर पर झोंग सुई था, और अमर राजा बनने के बाद वह अपने दाव साथियों के साथ अपनी खुशी बांटने का इंतजार नहीं कर सकता था। अपनी अमर राजा साधना को मजबूत करने के लिए इंतजार किया जा सकता था। पति, फैंग जियो और दूसरों ने झोंग सुई को देखा और तुरंत उसके ऑरा में आए बड़े बदलाव को नोटिस किया, जैसे कि वह इस समय और जगह में मिल गया हो। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसका आदमी इस समय और जगह का हिस्सा था, लेकिन सच तो ये था कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी दूसरे डायमेंशन में रहता हो। दुश्मन चाहे कैसे भी हमला कर ले, वे शायद उस डायमेंशनल वॉइड को छू नहीं पाएंगे जहां झोंग सुई मौजूद था। यह एक अमर राजा का आतंक है। समय और जगह पर पूरा कंट्रोल रखना, समय और जगह की परतों में अपनी मौजूदगी को छिपाना। अगर कोई अमर राजा के दायरे में नहीं पहुंचा है, तो अमर राजा का असली रूप ढूंढना लगभग नामुमकिन है। अगर असली रूप को पाना नामुमकिन है, तो अमर राजा को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। बेशक अगर बात सिर्फ इतनी होती तो बात अलग होती। उन्हें हर जगह इस आदमी का ऑरा महसूस हुआ, जैसे उसने इस जगह और समय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। समय और स्थान का एक एब्सोल्यूट डोमेन बनाना। अगर उसका पति चाहे तो वह इस जगह को एक पल में धूल में मिला सकता है। पहले की तुलना में उन्हें नहीं पता था कि उसके पति की लड़ने की ताकत कितनी गुना बढ़ गई थी। क्या यह अमर राजा है? फैंग जियो और दूसरों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल हैरानी से भर गए। सच कहूं तो उनके लिए अमर राजा एक झलक पाने वाले अजगर की तरह था। यहाँ तक कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए भी एक इमोर्टल किंग से मिलना बहुत मुश्किल काम है। डालुओ गोल्डन इमोर्टल के नीचे इमोर्टल तो छोड़ ही दीजिए, इमोर्टल किंग को देखने की संभावना और भी कम है। इसलिए वे यह नहीं समझते कि अमर राजा का अस्तित्व वास्तव में कितना भयानक है। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसका अपना आदमी अमर राजा बन गया है, भले ही उसने अभी अभी अमर राजा के दायरे में कदम रखा हो। वह पहले ही एक अमर राजा की कभी न हारने वाली लड़ाई की ताकत में माहिर हो चुका है। अमर राजा के ऑरा का थोड़ा सा हिस्सा लीक होने से ही उन्हें लगता है कि विरोधी को कोई हरा नहीं सकता। क्या हुआ, अभी भी अपने राजा की सेवा करने नहीं आ रहे हो? झोंग सुई ने शान से कहा। उसने अपने कई खूबसूरत दाव साथियों को देखा और महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी बेकार नहीं जी। अमर राजा बनने की तुलना में अपने दाव साथियों के साथ प्रैक्टिस करना और भी शानदार था। बेशक पूरी ताकत के बिना वह आज की जिंदगी का मजा नहीं ले सकता था, इसलिए वह घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगाएगा। जीवन का आनंद लेते हुए भी वह अपनी साधना में ढील नहीं देते थे। ये सुनकर फैंग जियो और दूसरे दाव साथी शर्मा गए। उनकी आंखें आकर्षक थीं। उन्हें लगा कि उस पल अमर राजा का रहस्य पूरी तरह गायब हो गया। ये बदमाश आदमी बस एक कामुक मूर्ख, एक बदमाश था। हालांकि ऐसा आदमी वास्तव
मैं उसका पति था। ये सोचकर उनमें से हर एक ने अपना सुंदर रूप दिखाया और झो सुई के सामने आ गया। जल्द ही झो सुई और उसके दाऊ साथियों ने अमर राजा बनने के जश्न में एक दावत रखी। बेशक केवल वह और उसके दाऊ साथी ही इस भोज में शामिल हुए। एक पल में गिलास टकराए और बसंत का नजारा सामने आ गया, शराब के तालाब और घने जंगल। महीनों बाद झो सुई और उनके दाऊ साथियों का जश्न भी कुछ देर तक चला। क्योंकि वह इतने लंबे समय से अकेले में था, इसलिए उसके दाऊ साथियों ने उसे लंबे समय तक छुआ तक नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, दूर होने से दिल और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है, इसलिए जाहिर है दाऊ साथी और भी ज्यादा जोशीले हो गए। वे उसे आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थे। उनके दाऊ साथियों की इच्छा महीनों बाद आखिरकार पूरी हुई। अच्छी बात यह थी कि उनकी साधना भी अमर राजा के दायरे तक पहुंच गई थी। उनकी जीवन शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। ऐसी साधना के बाद जी बिंगयू और दूसरों की साधना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और वे गोल्डन इमोर्टल दायरे से ज्यादा दूर नहीं थे। आखिरकार झो सुई एक अमर राजा था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियमों को समझ लिया था। उनके शरीर से लीक होने वाली ओरिजिन एनर्जी का जरा सा अंश भी जी बिंगयू और दूसरों के लिए बहुत लंबे समय तक साधना करने के लिए काफी था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में बहुत सारी जानकारी से ज्ञान मिलने की तो बात ही छोड़िए, उनके लिए ये किसी बड़े मौके, एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। अपने दाऊ साथियों की साधना में मदद करने के बाद झो सुई फिर से अकेले साधना के लिए अपनी गुफा में लौट आया। आखिरकार वह हाल ही में अमर राजा के पास गया था। अमर राजा की शक्ति के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आया था, इसलिए उसे अपनी अमर राजा शक्ति से परिचित होने के लिए भी कुछ समय बिताने की जरूरत थी। ये सोचकर झो सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना वर्चुअल पैनल खोल दिया। तुरंत ही उनके सामने डेटा की एक सीरीज आ गई। होस्ट झो सुई, कल्टीवेशन अमर राजा, शुरुआती स्टेज उम्र 36.24 मिलियन साल, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ रहना। योग्यता अमर आत्मा, जड़, तलवारबाजी, 15वें स्टेज की निचली क्लास 1%। रून 15वें चरण का निचला वर्ग 1%। 7वें क्रम का गठन 15वें चरण का ऊपरी वर्ग 99%। पिल मास्टर 15वें स्टेज की लोअर क्लास 1%। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग 15वें स्टेज की लोअर क्लास 1%। फैंटास्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ग्रैंड मास्टर। स्वर्गीय सांसारिक पिघलने वाली भट्टी तकनीक ग्रैंड मास्टर। दानव हृदय आह्वान शास्त्र, दानव बीज, दानव आह्वान, दानव भक्षण। 7 एपर्चर स्पिरिट सीक्रेट, हॉट आई रिकॉग्निशन, हॉट आई इंसाइट, हॉट आई लिंग्विस्टिक्स, हॉट आई हॉट वॉचिंग, हॉट आई डायरेक्ट डेथ, हॉट आई प्रेडिक्शन, हॉट आई द ओपीरिंग। जजमेंट ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्ट, पहली स्टाइल इनविजिबल स्वॉर्ड लाइट, दूसरी स्टाइल स्लॉटर स्वॉर्ड लाइट, तीसरी स्टाइल ट्रैप स्वॉर्ड लाइट, चौथी स्टाइल डिसाइसिव स्वॉर्ड लाइट, पांचवी स्टाइल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टल स्लॉटर। जुनूंगू 16वें चरण का निम्न वर्ग, क्लोंगू 15वें चरण का निम्न वर्ग, वाइन बग 15वें चरण का निम्न वर्ग, सोना खाने वाला बग 15वें चरण का निम्न वर्ग, किताबी कीड़ा 15वें चरण का निम्न वर्ग, ग्रीन सोल गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, ड्रैगन हाथी गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, टेलीपोर्टेशन की 15वें चरण का निम्न वर्ग, एरे हॉट गू 15वें चरण का उच्च वर्ग, ऑब्जेक्ट खोज गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, डकैती थंडर वम 15वें चरण का निम्न वर्ग, मेडिसिन गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, फॉर्चून क्यूई गू 15वें चरण का निम्न वर्ग, गोल्डन सिकाडा गू 15वें चरण का निम्न वर्ग अवस्था। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना बेहतर हुई, उस पर मौजूद हर गू की टब ऊपर चढ़ गया है। अमर राजा दायरे तक पहुंच गया है, 15वीं स्टेज हासिल कर ली है, उनकी शक्ति में गुणात्मक उछाल आया है। ऑब्सेशन गू में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है, जो पहले ही 16वें स्टेज तक पहुंच चुका है। ये प्राचीन राजा लेवल की स्वर्गीय पृथ्वी गू वम के बराबर है। इसकी खेती और ताकत दूसरे सभी गू कीड़ों से कहीं ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑब्सेशन गू ने लाइफ लॉ और डेड रोल के पैटर्न दिखाए, यहाँ तक कि रीइंकार्नेशन लॉ के पैटर्न भी दिखाए, और ये सभी कई नियम उसके अंदर घुलकर एक हो गए। इससे एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, जो बहुत ही शानदार थी, एक अमर गू की जैसी, समझ से परे। क्या ये प्राचीन राजा लेवल का गू वम है? झो उसुई ऑब्सेशन गू की बहुत ज्यादा ताकत को समझ सकता था। उसकी अंदरूनी इमोर्टल टेक्निक की ताकत भी अपने पीक पर पहुंच गई थी, जैसे कि इमोर्टल टेक्निक फेट ऑफ लव। पहले 15वें स्टेज पर इसकी ताकत को लाखों जन्मों तक फैले प्यार के भाग्य के बराबर माना जाता था।
इसका मतलब है कि दाऊ साथी लाखों जन्मों तक पुनर्जन्म लेने पर भी नहीं मरेंगे, इसके अलावा वे हर जन्म में मिलेंगे। 16वें स्टेज पर यह प्यार के अविनाशी भाग्य का लेवल हासिल कर चुका है। इसका मतलब है जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता तब तक दाऊ साथी लगातार पुनर्जन्म ले सकते हैं और दोबारा जन्म ले सकते हैं। यह अमर प्रेम बंधन की शक्ति है। ये जीवन भर की असली उलझन है, जब तक कि ब्रह्मांड का अंत न हो जाए। क्या अब मैं अमर हो गया हूँ? झो सुई ने उसकी ठुड्डी को छुआ। गू की शक्ति से अगर वह किसी दुश्मन के हाथों मारा भी जाए तो भी उसकी आत्मा खत्म नहीं होगी, बल्कि तुरंत पुनर्जन्म लेगी, समय की नदी में बहेगी और फिर भविष्य में दोबारा जन्म लेगी। और यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं है, उसके दाऊ साथी भी ऐसे ही हैं। अगर उनकी गलती से मौत हो जाती तो वे भी पुनर्जन्म लेते और दोबारा जन्म लेते। इसके अलावा उनकी यादें भी नहीं खोएंगी। एक खास उम्र तक पहुंचने पर उनकी यादें अपने आप ठीक हो जाएंगी। गू का कौशल है, उसके लिए ये बस सबसे मजबूत सपोर्ट है जो उसे अमर शक्ति देता है। समय की ताकत की वजह से वह खत्म नहीं होगा, जिससे लगातार पुनर्जन्म होता रहेगा। अगर किसी नए राजा की उम्र की सीमाएं हैं तो उसकी उम्र लगभग 1 ट्रिलियन साल होती है, लेकिन प्राचीन राजा दायरे में पहुंचने पर उम्र की कोई सीमा नहीं होती और उम्र की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार जब कोई पुनर्जन्म के नियम को समझ लेता है तो वह पुनर्जन्म के बार बार होने वाले चक्रों के जरिए ब्रह्मांड को फॉलो कर सकता है, जिसमें सच्ची आत्मा अमर रहती है। ये वह शक्ति है जो प्राचीन राजा के पास है। इसलिए कम से कम दुनिया में फिर से जन्म लेने की मुसीबत से बचने के लिए एक पुराना राजा बनना जरूरी है, और इस तरह आखिरी दिन की तबाही से बचा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। शुरू में उसे इमोर्टल किंग के दायरे की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन जब से उसे किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉलड्रॉन मिला है, उसे इसके जरिए कई कॉन्फिडेंशियल मैसेज मिले हैं। उदाहरण के लिए प्रीहिस्टोरिक सभ्यताओं के बारे में जानकारी, अमर राजाओं के बारे में जानकारी वगैरह। ये कहा जा सकता है कि इस किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट ने उन्हें बहुत सारी इंटेलिजेंस समझने में मदद की। इससे उनकी बहुत मेहनत भी बच गई। गू कीड़ों के लिए लिमिट है, आगे बढ़ने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि प्राचीन राजा के अलावा भी लोग हैं, जैसे आदिम अमर राजा और ताइकू अमर राजा, लेकिन असल में वे एक ही जगह हैं। एक आदिम अमर राजा बनने के लिए 9 ब्रह्मांडों के पुनर्जन्मों को पार करना होगा और 9 चक्रों की शक्ति में महारत हासिल करनी होगी। जहां तक ताइकू इमोर्टल किंग की बात है तो इसके लिए कम से कम 18 यूनिवर्स के पुनर्जन्मों को पार करना होगा और 18 से ज्यादा यूनिवर्सल साइकिल की शक्ति में महारत हासिल करनी होगी। पुनर्जन्म के नियम को समझने पर कोई भी अपनी साधना को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और अपने अंदर की ओरिजिन एनर्जी को बढ़ा सकता है, लेकिन हर यूनिवर्सल पुनर्जन्म से गुजरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन इसे चाहे जैसे भी कहा जाए, ये सिर्फ पावर बढ़ाना है। दायरे के नजरिए से असल में कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमर राजा ने जितने ज्यादा यूनिवर्सल साइकिल पार किए होंगे, उनकी लड़ने की ताकत उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जाएगी। यह एक जैसी कॉम्बैट स्किल वाले 2 इंसानों की तुलना करने जैसा है, जिनमें से एक की ताकत 1000 पाउंड है और दूसरे की 10,000 पाउंड। बिना सोचे समझे सोचने पर भी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। तो अमर राजाओं के लिए जितना पुराना अस्तित्व होगा, उनकी साधना उतनी ही डरावनी और शक्तिशाली होगी। गू की 2 दूसरी इमोर्टल टेक्निक में भी जबरदस्त सुधार हुए हैं। झो सुई ने 16वें चरण ऑब्सेशन गू की शक्ति को महसूस किया। अमर प्रेम कला के अलावा 2 अन्य अमर तकनीकें थीं, महान मंत्रमुग्ध कौशल और महान विस्मरण कौशल, जिनमें भी असाधारण शक्ति थी। खासकर 16वें स्टेज पर आगे बढ़ने के बाद एनहांसमेंट पहले से 10 या सैकड़ों गुना ज्यादा था। सबसे पहले ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल एक बार इस्तेमाल होने पर दूसरे जीवों को एन्चेंटमेंट के बीज को इंटीग्रेट करने देती है, अनजाने में विरोधी को बदलकर उन्हें फॉलोअर बना देती है। अब ये तकनीक पहले से ही अमर राजाओं को प्रभावित कर सकती है। जब दालुओं गोल्डन इमोर्टल से डील करना होता है तो यह और भी आसान होता है, बस एक हवा की तरह। अगर वह अभी ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल इस्तेमाल करे तो शायद यह एक ही बार में सभी जीवों को मंत्रमुग्ध कर सकता है और अनगिनत जीवों को बदल सकता है। यह एक परम बुद्ध जैसा है जो सभी जीवों को बदल देता है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पापी और गुस्सैल जीव भी भावुक हो जाते, अपने कसाई के चाकू नीचे रख देते और आज्ञाकारी होकर बुद्ध के अनुयायी बन जाते। जहाँ तक ग्रेट फॉरगेटिंग स्किल की बात है, एक बार जब यह इमोर्टल टेक्निक काम करती है तो सब कुछ भूल जाता है। ये टारगेट को कोई भी याद भुला सकता है। साथ ही
यह अलग अलग कारण कार्य संबंधों को भी खत्म कर सकता है। ये किसी की मौजूदगी और आभा को भी मिटा सकता है। दुश्मन के पास खड़े होने पर भी दुश्मन को आपके होने का पता नहीं चलेगा। यह ऐसा है जैसे कोई 3 लोगों से परे हो, 5 तत्वों से बाहर हो। अगर ऐसा है तो शायद मैं और भी ज्यादा डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को बदल सकता हूँ। झो सुई की आंखें चमक उठी। पिछले 3 करोड़ सालों में जैसे जैसे जियान्मो लगातार बढ़ा, इसने 3 करोड़ इंसानी इलाकों को घेर लिया, जिसमें अनजान संख्या में ग्रेट लुओ सेनाएं शामिल थीं। इसका फायदा उठाकर उनके अवतारों ने डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के एक छोटे से हिस्से को काबू में कर लिया। आज तक उन्होंने 30,000 डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को बदल दिया है और वे जुवानहुआन संप्रदाय के बुजुर्ग बन गए हैं। हालांकि 30,000 डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ह्यूमन टेरिटरी की विशालता को देखते हुए ये काफी कम है। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। आखिरकार अमर मानव वंशकुल 1.296 बिलियन महाद्वीपों को नियंत्रित करता है। भले ही हर इंसानी कॉन्टिनेंट सिर्फ एक डालुओ गोल्डन इमॉर्टल को पालता पोसता हो, फिर भी इंसानी कबीला 1.296 बिलियन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल पैदा करेगा। बेशक असल में हर इंसानी कॉन्टिनेंट एक डालुओ गोल्डन इमॉर्टल पैदा नहीं कर सकता। हालांकि आमतौर पर ह्यूमन क्लैन ने कम से कम लाखों डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को कल्टीवेट किया है। ये पहले से ही काफी हैरान करने वाली संख्या है, लेकिन फिर भी अगर कोई अमर राजा के लेवल तक पहुंच जाता है तो संख्या बहुत कम हो जाती है। जहां तक उसे पता है, ह्यूमन कबीले ने अब तक सिर्फ 1000 से ज्यादा अमर राजाओं को ही पाला है। बेशक उनमें से ज्यादातर सिर्फ नए राजाओं के लेवल पर हैं और उनमें से कुछ ही असल में पुराने राजा बन पाए। उन्हें बस बहुत कम और दूर दूर तक ही कहा जा सकता है। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को बदल सकूं तो मैं इंसानी नस्ल का बिना ताज का राजा बन जाऊंगा। तब तक हेवनली कोर्ट का अधिकार रखना शायद एक आसान काम होगा। झो सुई ने अपनी मुठियां भींच ली, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, लेकिन इसे पूरा करने में शायद बहुत समय लगेगा। आखिरकार ह्यूमन कबीले के कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ह्यूमन रेस फ्रंटियर ग्रेट सिटी में ही रहते हैं। इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ह्यूमन कबीले के अंदरूनी इलाके में रहेगा। इसलिए इन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स से निपटना उतना आसान नहीं है जितना सोचा गया है, क्योंकि फ्रंटियर ग्रेट सिटीज इमॉर्टल किंग लेवल की फॉर्मेशन से सुरक्षित हैं। अगर कोई हंगामा होता है तो यह फॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि एक अमर राजा भी इंसानी कबीले के फ्रंटियर ग्रेट सिटीज में बेकाबू नहीं हो सकता। इसलिए कन्वर्ट करने के लिए सही डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। बेशक जब तक उसे काफी समय दिया जाता है, इन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को बदलना बस समय की बात है। अगला कदम है जादू के बीज को मजबूत करना, उन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को रोग से भागने से रोकने के लिए। झो सुई की आंखें चमक उठी। पहले ग्रेट बिविचमेंट इमॉर्टल आर्ट की शक्ति से इन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को सीड ऑफ एन्चेंटमेंट के साथ मर्ज किया गया था। इस तरह वे कुछ समय के लिए बदल गए, लेकिन अगर बाहरी असर में आए तो ये डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स जादू के बीज के असर से आजाद हो सकते हैं। तब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो सकता है। गू की शक्ति प्राचीन राजा के लेवल तक भी पहुंच गई है। यहाँ तक कि अमर राजा भी प्रभावित हो सकते हैं। सिर्फ डालुओ गोल्डन अमरों की तो बात ही छोड़ दें। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को पूरी तरह से पक्के विश्वासियों में बदल सकता है। इस तरह इन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसके कंट्रोल से बच नहीं पाएंगे। चलो इसे आजमाते हैं। एक पल में झो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और तुरंत ही अनगिनत किलोमीटर तक फैले, सभी दिशाओं में फैले कारण कार्य के अनगिनत अदृश्य धागों को महसूस किया। स्पेस टाइम रीजन कारण कार्य का एक बड़ा जाल है। इंसानी नस्ल के कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स उनसे जुड़े हुए थे। कारण कार्य के ये धागे बहुत मजबूत थे, असल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन कारण कार्य के धागों की शक्ति का इस्तेमाल करके वह आसानी से हर बदले हुए डालुओ गोल्डन इमॉर्टल की खास जगह को महसूस कर सकता था और उनकी भावनाओं को भी समझ सकता था। अमर तकनीक, महान मंत्रमुग्ध कौशल। पलक झपकते ही झो सुई ने ऑब्सेशन गू की शक्ति को एक्टिवेट कर दिया, जो जादू की एक अदृश्य शक्ति थी जो कारणता के धागों के साथ हर बदले हुए डालुओ गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंचती थी। उनके अंदर जादू के बीज में जबरदस्त बदलाव आया, जिससे एक हैरान करने वाला मेटामॉर्फोसिस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी आत्मा की गहराई में पूरी तरह से विलीन हो गए हों, एक हो गए हों। इस समय 30,000 डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के शरीर एक साथ कांप उठे और तुरंत ही पक्के विश्वासियों में बदल गए।
उनकी आंखें जोश से भरी हुई थी, उनके अंदर से एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति उमड़ रही थी। यह जो उसुई की आंखों में समझ आ गई, वह अंदर से बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स की यह इच्छा शक्ति गुफा स्वर्ग की दुनिया में बह गई। केव हेवन वर्ल्ड की क्रिस्टल जैसी दीवारों को यह सुनहरी इच्छा शक्ति मिली और वे तुरंत मजबूत हो गई, क्रिस्टल जैसी दीवारों में मिल गई, जिससे उनकी डेंसिटी और मोटाई बढ़ गई। इससे उसके अंदर अमर राजा गुफा स्वर्ग की क्वालिटी भी काफी बढ़ गई। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स की इच्छा शक्ति सचमुच भयानक है। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल की इच्छा शक्ति भी अरबों सच्चे इमॉर्टल्स के बराबर है। इसके अलावा इच्छा शक्ति बहुत शुद्ध होती है, जिसमें शायद ही कोई अशुद्धता होती है। हालांकि डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को बदलना कोई आसान काम नहीं है। गू के एंशिएंट किंग लेवल का इस्तेमाल न किया गया होता तो शायद डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को इतनी आसानी से हार मानना नामुमकिन होता। लेकिन किसी भी हालत में अगर ज्यादा डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को कन्वर्ट किया जा सके तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी और बढ़ जाएगी, जो कई इमॉर्टल पिल्स लेने के बराबर होगी। और यह एक लगातार चलने वाली एनर्जी है, जिसकी तुलना आम इमॉर्टल पिल्स से नहीं की जा सकती। दूसरे गू कीड़े भी 15वें स्टेज तक पहुंच गए हैं। गू कीड़े को देखता रहा। हालांकि वे ऑब्सेशन गू की तरह 16वें स्टेज तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वे सभी असल में 15वें स्टेज तक पहुंच गए थे और अमर राजा दायरे तक पहुंच गए थे। क्लोन गू 15वें स्टेज में पहुंच गया और इस दायरे में पहुंचने पर वह अनगिनत क्लोन पैदा कर सका, जिनमें से हर एक में कभी न खत्म होने वाली शक्ति थी। इसका मतलब यह था कि अगर कोई क्लोन दुश्मन के हाथों नष्ट भी हो जाए तो भी अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा बचा हो तो वह तेजी से फिर से बन सकता था। इस तरह हर क्लोन की सर्वाइवल एबिलिटी पहले से काफी बढ़ गई। जानलेवा खतरे का सामना करने पर भी वे बच सकते थे। बेशक 15वें स्टेज पर पहुंचने पर ये और भी ज्यादा क्लोन बना सकता है। इतने सारे क्लोन के साथ मैं अकेले ही एक सेना बना सकता हूँ। झो सुई को क्लोन गू की ताकत का एहसास होने लगा। गू की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती गई। अब उनके क्लोन सिर्फ खोज के लिए नहीं थे, इनका इस्तेमाल लड़ाई में भी किया जा सकता है। भले ही क्लोन की लड़ने की ताकत मेन बॉडी से मैच न कर सके, लेकिन वे आम डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स से बेजोड़ थे। कम से कम वे एक आम अमर राजा का मुकाबला तो कर ही सकते थे। वह अकेले ही शायद किसी सेना का मुकाबला कर सकता था। दुर्भाग्य से पूरी ताकत के तहत नंबर ज्यादा मायने नहीं रखते थे। हालांकि आम अमर राजाओं से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था, फिर भी पुराने अमर राजाओं से निपटना मुश्किल था, और इससे भी ज्यादा हमेशा रहने वाली रात का सामना करना। हालांकि फिलहाल खुद को बचाना ही काफी था। वह ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट के हर घर में घुसपैठ करने के लिए कई क्लोन की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता था। वाइनबर्ग भी 15वें स्टेज पर पहुंच गया है। झो सुई अगले गू कीट को देखता रहा। फिर यह वाइनबर्ग था जो 15वें स्टेज पर पहुंचने पर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। इसकी खास अमर टेक्निक ग्रेट फनेस स्किल थी। यह अमर टेक्निक सभी दुनियावी चीजों और जीवों को सूंघ सकती थी। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली और समझ से परे था। अमर राजा के दायरे में जाने के बाद वह जिन चीजों को सूंघ सकता था उनकी रेंज बढ़ गई। उदाहरण के लिए जीवों के कर्म और पाप, नरक की अलग अलग गंदगी और डार्क एनर्जी। अब उन सभी को ग्रेट फनेस स्किल से निगला और रिफाइन किया जा सकता था और वे दूसरी प्योर एनर्जी में बदल सकते थे। बेशक कुछ ऊंचे लेवल की एनर्जी अभी भी वाइनबर्ग की गलाने की क्षमता से बाहर थी, लेकिन जैसे जैसे वाइनबर्ग की खेती बढ़ी, जो चीजें इससे गलाई नहीं जा सकती थी वे जरूर बहुत कम होती गईं। यह अमर तकनीक नर्क के लिए भी लागू की जा सकती है। आखिरकार नर्क के मैदान में वाकई बहुत ज्यादा गंदगी है। ऐसी गंदगी को साफ करने के लिए सिर्फ हेल डेमन पर निर्भर रहना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर ग्रेट फनेस स्किल का इस्तेमाल किया जाए तो ये कचरे को खजाने में बदल सकता है और सच में एक कोशिश से दो नतीजे पा सकता है। झो सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह जानता था कि उसके शरीर पर मौजूद गू कीड़े अमर राजा के दायरे में आगे बढ़ने के बाद, चाहे उनकी पिछली काबिलियत कितनी भी कमजोर क्यों न रही हो, अब वे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले वाइनबर्ग सिर्फ एक सहायक प्रकार का स्वर्गीय पृथ्वी गूवम था, लेकिन अमर राजा के दायरे में आगे बढ़ने के बाद ये दुनिया की सभी चीजों को सूंघ सकता था। यहाँ तक कि दुनियावी पाप और कर्म भी इससे मिट जाएंगे। ये शक्तिशाली शक्ति पहले ही आम अमर लोगों की कल्पना से परे थी। इसके बाद टेलीपोर्टेशन इंसेक्ट था और 15वें स्टेज पर पहुंचने के बाद इसकी ग्रेट शिफ्ट टेक्निक और भी ज्यादा दूर तक जा सकती थी, यहाँ तक कि अमर दुनिया के अंदर भी ये बड़ी बड़ी जगहों पर जा सकती थी।
टेलीपोर्टेशन एरे की जरूरत के बिना यह अनगिनत लाइट ईयर्स पार कर सकता है। अमर तकनीक यूनिवर्स इन द स्लीव एक बार इस्तेमाल होने पर तुरंत एक पूरी दुनिया बना सकती है। अगर कोई अमर राजा भी पकड़ा जाता तो भी वो कुछ ही समय में भाग नहीं पाता। जहां तक अमर राजा के नीचे अमर लोगों की बात है तो कहने को और भी कम था, क्योंकि उन्हें पकड़ना पक्का था और भागने का कोई मौका नहीं था। आजाद होने की कोशिश करना पूरी तरह से मनगढ़ंत सोच होगी। गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू भी ऐसा ही था। इसकी अंदरूनी अमर तकनीक ग्रेट पॉइजन स्किल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई, जिसमें डेड रोल शामिल था, जिसने ग्रेट पॉइजन स्किल की विनाशकारी शक्ति को बहुत ज्यादा डरावना बना दिया था। अगर इसे छोड़ा जाए तो ग्रेट पॉइजन स्किल से बना जहर पूरी दुनिया के जीवों को तुरंत खत्म कर सकता है। टॉक्सिन एक खतरनाक ट्यूमर की तरह चिपक जाते हैं जिन्हें हटाना नामुमकिन है। इसके अंदर का टॉक्सिन का समुद्र भी और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, जो दुनिया के अनगिनत टॉक्सिन को अपने अंदर समा सकता था। जुआनहुआन संप्रदाय की शक्ति से पता नहीं कितनी मात्रा में टॉक्सिन इकट्ठा किए गए थे। अनगिनत टॉक्सिन एक साथ मिलकर ऐसे जानलेवा जहर को और भी डरावना बना देते हैं। अगर इस अमर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो यह एक के बाद एक डेड पॉइजन स्पिरिट बना सकती है, जो बिना आकार और शरीर के हो और दुश्मन को टॉक्सिन से चुपचाप तेजी से मार सके। जहां तक ऑब्जेक्ट सर्चिंग गू की बात है, 15वें स्टेज पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट्स की खोज की उसकी रेंज काफी बढ़ गई और आसानी से पूरे ह्यूमन टेरिटरी को कवर कर लिया। इस तरह ऐसे खजाने जो चीजों को खोजने वाले गू से छिप सकते थे, तेजी से कम होते गए। एक बार जब उसे कुछ सुराग मिल जाते तो वह असल में अपने टारगेट का पता लगा सकता था। यह ऐसा होगा जैसे छिपने के लिए कोई जगह न हो। फिर रॉबरी थंडर वम था, जिसकी अंदरूनी अमर तकनीक ग्रेट केस थंडर मेथड और भी डरावनी हो गई। सालों से जुआनहुआन सेक्ट के अनगिनत साधकों ने रॉबरी थंडर वम की शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर उठने की कोशिश की। इससे रॉबरी थंडर वम को कई हेवनली ट्रिब्यूलेशंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद मिली। एक बार खुला तो इसमें खतरनाक हेवनली ट्रिब्यूलेशन था, जो भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ फट गया।